अपनी बेटी को 99 बार बचाने की कोशिश करने के बाद भी उसकी हर कोशिश बेकार गई और उसकी बेटी हर बार बुरी मौत मरी। ये सब तब शुरू हुआ जब इस दुनिया के सारे इंसान तेजी से ज़ॉम्बीज में बदलने लगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कुछ ही समय में तबाह हो गई। उन सब इंसानों में एक बेबस बाप भी था जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ किया। उसने उन ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ाई की और अपनी प्यारी बेटी को जिंदा रखने के लिए जो कुछ पॉसिबल था उसने किया। लेकिन आखिर वो एक वीक इंसान था और उसके सामने ज़ॉम्बीज की एक आर्मी। इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा जब दोनों ही मौत के मुंह में चले गए। उसे लगा कि शायद अब वो सुकून से मर सकता है, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। उसे एक देवी ने समन किया जिसने उसे 99 जिंदगियां दी, जिसका मतलब वो 99 बार मर सकता है और वापस जिंदा हो सकता है। और ये सब सिर्फ इसलिए कि वो ज़ॉम्बीज से लड़ सके और जिंदा बच सके। उसने अपनी बेटी को बचाने का मिशन पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया और इसी तरह ये बार बार मरने और समय में पीछे जाने का खतरनाक साइकिल चलता रहा। हर बार जब वो समय में पीछे जाता, वो पहले से बेहतर प्लानिंग करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार हार का सामना करता। फिर भी ये सुपर डैड हार मानने वालों में से नहीं था। वो जिद्दी था और उसने अपने मिशन को पूरा करने की ठान ली थी, चाहे इसके लिए उसे ये नरक जैसी जिंदगी बार बार क्यों न जीनी पड़े। वो खुशी से ये सब करेगा जब तक वो अपनी बेटी को इस भयानक सपने से बचा नहीं लेता। अपनी सेकंड लास्ट जिंदगी में वो आखिरकार एक शेल्टर तक पहुंचा जहां सब इंसानों को मिलिट्री प्रोटेक्शन मिल रही थी। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा उसकी बेटी पहले ही मर चुकी थी। लेकिन इस दफा अपनी जान देने और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने के बजाय उसने इस सैड रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी बाकी जिंदगी के दिन एक आम इंसान की तरह जी लिए। लेकिन इतने सालों बाद भी अपनी बेटी को बचाने की तड़प उसमें जागी रही। आखिरकार उसके साथ दोबारा मिलने की बेचैनी में उसने अपनी जान ले ली और अपनी बेटी को बचाने का आखिरी सफर शुरू कर दिया। जब वो वापस पास्ट में आया तो वो अपनी बेटी के साथ एक बिल्डिंग में खड़ा था, पूरी तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार। उसे याद आया कि कैसे वो एक बार उस शेल्टर तक पहुंचा था जिसका नाम डिजॉन था, लेकिन उसका वहां पहुंचना बेकार था क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। वो पहले ही ज़ॉम्बीज का शिकार हो चुकी थी और ये सब उसकी पिछली गलतियों की वजह से था। लेकिन इस बार वो पूरी तरह रेडी था क्योंकि उसके पास पुरानी जिंदगियों का ढेर सारा एक्सपीरियंस था जो उसे इस खतरनाक सफर में काम आने वाला था। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो फिर से वही गलतियां नहीं करेगा। उनका पहला मिशन था एक छोटा सा शेल्टर ढूंढना जहां वो कुछ समय तक प्लानिंग कर सके। उसने धीरे से दरवाजा खोला। इस बार उसे हर कदम सोच समझकर रखना होगा ताकि वो अपनी बेटी के साथ डिजॉन के बड़े शेल्टर तक पहुंच जाए। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे एक ऐसा शॉक लगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी पिछली जिंदगियों में जहां इस बिल्डिंग के बाहर का रास्ता साफ होता था, इस बार उसके घर के दरवाजे पर ज़ॉम्बीज की एक आर्मी खड़ी थी। पूरी सड़क ज़ॉम्बीज से भर चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे मिडिल क्लास लोग किसी मॉल में ब्लैक फ्राइडे सेल में हर चीज पर टूट पड़ते हैं। वो एकदम फुल शॉक में चला गया था क्योंकि अपनी पिछली 99 जिंदगियों में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ज़ॉम्बीज ने तो उसे अपना सोचने का टाइम भी नहीं दिया और वो पहले ही उस पर टूट पड़े। तभी उसकी बेटी ने उसे झंझोड़ा और होश में लाने की कोशिश की। अचानक वो होश में आया और उसने अपनी बेटी को घर के अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उसकी बेटी को भागने के लिए थोड़ा और समय मिल जाए। लेकिन उसकी बेटी रोते हुए उसे अंदर आने के लिए कहती रही और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये गीगा चैट बाप अकेला ये सब हैंडल करने के लिए पूरा रेडी था। भले ही उसके शरीर पर ज़ॉम्बीज भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़े, लेकिन अपनी बेटी को बचाने का ये आखिरी चांस था। किसी भी हालत में ये वो भाग नहीं सकता था। अब जब वो इतना दूर आ चुका था तो वो कुछ भी करने को तैयार था। का सामना करने के बाद एक बार और टुकड़े टुकड़े होने से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसके दिमाग में पुरानी पिक्चर्स चलने लगीं, जिसमें उसकी बेटी के साथ पुरानी यादें थीं जब वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। जैसे वो उस समय उससे प्यार करता था, अब भी वो उससे उतना ही प्यार करता है। ये सुपर ग्लू से जुड़ा रिश्ता उसकी हिम्मत को फिर से बूस्ट कर देता है और वो इन शैतान मॉन्स्टर्स के हाथों बेकार मौत मरने से इनकार करता है। तभी उसके अंदर कुछ अजीब सा फील होने लगता है और एक अजीब सी एनर्जी उसके जिस्म में दौड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर सुपरमैन की आत्मा आ गई हो और देखते ही देखते वो उन ज़ॉम्बीज के झुंड को अपने कंधों पर उठा लेता है और उन्हें ट्रैश बैग्स की तरह चारों तरफ फेंक देता है। ऐसा लगता है जैसे एक सेकंड में ये 9 to 5 जॉब वाला डैड एक सुपर डैड में बदल गया हो जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। अचानक एक ज़ॉम्बी ने सोचा कि शायद वो अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा सकता है और ये सोचकर वो हमारे हीरो को चैलेंज करने लगा। उसका ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी गलत फैसला था क्योंकि जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा, सुपर डैड ने ज़ॉम्बीज के झुंड को ब्रूस ली की तरफ फाड़ डाला। जब एक ज़ॉम्बी ने उसे काटा तो उसने वापस उसे ही काट लिया, वो भी 10 गुना ज्यादा पावर के साथ। उसी समय वो वन पंच मैन की तरह अपनी फिस्ट को एक ज़ॉम्बी के सीने के पार सीधा ड्रिल कर देता है और फिर हवा में जंप करके वो एक ज़ॉम्बी को जमीन पे ऐसे पटकता है जैसे किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया हो। बाकी बचे हुए ज़ॉम्बीज को भी लगता है कि उन्होंने गलत डैड से पंगा ले लिया है
वो डर के मारे कांपने लग गए क्योंकि हमारा हीरो एक सुपर डैड की तरह खड़ा था जिसने एक ही पल में कुछ जॉम्बीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन सब जॉम्बीज को डर के मारे भगाने के लिए हमारे सुपर डैड की एक गुस्से वाली लुक ही काफी है। इस दौरान घर के अंदर उसकी बेटी अब शांत हो चुकी है। दरवाजा धीरे से खुलता है और एक रोशनी अंदर आती है। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज आती है जो उसकी बेटी के दिल को एक पल के लिए तेज कर देती है। उसका बाप उसके सामने खड़ा है, वो भी जिंदा और पहले से ज्यादा पावरफुल, बिल्कुल एक ग्रीक गॉड की तरह। उसका नया शरीर ऑरा से चमक रहा होता है जिसे देखकर शहर भर की सिंगल मॉम्स पागल हो जाएं। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू होने के बाद 7 दिन गुजर चुके हैं और शहर भर में ज़ॉम्बीज कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। सीन बदलता है और कैपिटल सोल की तरफ शिफ्ट होता है। इस शहर में एक स्पेशल ग्रोसरी स्टोर है जिसे ए मार्ट कहते हैं। लेकिन ये जानकारी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगले सीन में हम देखते हैं कि सोल्जर्स का एक ग्रुप गुस्से में ए मार्ट के एंट्रेंस पर पहरा दे रहे होते हैं। उनकी नजर हमारे सुपर डैड और उसकी बेटी पर पड़ती है और वो ये देखकर हैरान होते हैं कि 2 सर्वाइवर्स इतने ज़ॉम्बीज के होते हुए यहाँ तक कैसे पहुंच गए, खासकर जब पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। अंधेरे में से मिनसोक धीरे धीरे उनके करीब आता है जिसे देखकर एक अंडे के सिर वाला सिपाही इतना गुस्सा हो जाता है कि लगता है कि उसका दिमाग फट जाएगा। अगले ही पल सारे सोल्जर्स अपनी बंदूकों के साथ हमारे हीरो पर निशाना लगा लेते हैं और फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन सिपाहियों का इंचार्ज पूछता है कि मिनसोक के चेहरे पर अजीब सा क्या है, और जब वो गौर से देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो कोई सेलिब्रिटी होगा क्योंकि उसने कूल सनग्लासेस पहने हुए हैं। वो वहाँ ऐसे खड़ा है जैसे रेड कार्पेट शो चल रहा हो। कहानी में पहली बार एक हॉट कैप्टन आगे आती है और दोनों को डांट कर भगाने को कहती है। वो तुमसे आई हुई ब्लैक विडो लगती है और ऐसा लगता है जैसे एवेंजर्स एंड गेम में मरने के बाद नटाशा इस कहानी में री इनकारनेट हो गई है। खैर, कैप्टन हैरी उन्हें वहां से भागने को कहती है क्योंकि वो उन दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वो उनसे कहती है कि उन्हें यहाँ कोई शेल्टर नहीं मिलेगा और यहाँ से जाने को कहती है। वो तो मिनसोक के चेहरे के पास जाकर सीधा बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ। उसके इस बिहेवियर को देखकर उसके सिपाही चौंक जाते हैं। मिनसोक अपनी बेटी दामी की खराब मेडिकल कंडीशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि पूरे हफ्ते ऐसे ही भटकने के बाद दामी का एस्मा बढ़ गया है। काफी देर रोने धोने के बाद वो उन्हें अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगता है और अपनी ऑस्कर वाली एक्टिंग के साथ वो यहाँ तक कहता है कि उसे इस काम के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस इतना चाहता है कि वो उसकी प्यारी बेटी को बचा लें। अपनी बेटी के लिए ये प्यार देखकर कैप्टन एक पल के लिए दंग रह जाती है और अगले ही पल गुस्से से भर जाती है। तभी वो अंडे जैसे सिर वाला सिपाही सोचता है कि मिनसोक उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका ये ड्रामा काम नहीं करेगा क्योंकि उनकी कैप्टन एक पत्थर दिल औरत है जिसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अंडा पलटकर देखता है और उसका जबड़ा गिर जाता है जब वो अपनी कैप्टन को रोते हुए देखता है। उनकी कैप्टन ये कहानी सुनकर अपने इमोशंस को मुश्किल से रोक पा रही है और आखिर में उसका दिल पिघल जाता है। हैरी दोनों को सर्वाइवर्स के साथ रहने की परमिशन दे देती है, ये कहते हुए कि उन्हें ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। लेकिन सबको पता है कि ये असली वजह नहीं है क्योंकि अंदर से वो एक सॉफ्ट दिल वाली औरत है। अब जरा इसकी असलियत देखते हैं। ये मिनसोक एक नंबर का गैस लाइटर है और मैं सच में ये बात बोल रहा हूँ। वो इस कैप्टन के सॉफ्ट कॉर्नर को देखकर चुपके से स्माइल करने लगता है। पिछली जिंदगियों में वो काफी दफा हैरी से मिला था जहां उसे ये पता चला था कि वो एक रिटायर्ड सोल्जर है, लेकिन फिर भी हैरी ने ढेर सारे सर्वाइवर्स को शेल्टर दिया और शेल्टर को बचाने के लिए सब कुछ किया। बाहर से देखो तो वो दुनिया की सबसे जालिम औरत लगती है, बिल्कुल एक बेरहम सांप जैसी। लेकिन उसका एक ही वीक पॉइंट है, वो सैड स्टोरीज जिनमें माँ बाप अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। मिनसोक ने उसके इस वीक पॉइंट का फायदा उठाया और अपने मिशन को पूरा किया। लेकिन दामी को मिनसोक के इस ड्रामा पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे ये पसंद नहीं कि उसका बाप उसे छोड़ने की बात कर रहा था। फिर भी वो एक एस्मा पेशेंट जैसा नाटक जारी रखती है और एक मरी हुई चूहे जैसी खांसी करती रहती है। ये देखकर सोल्जर भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन सच्चाई सिर्फ मिनसोक ही जानता है। वो देख सकता है कि उसकी बेटी की मेंटल हालत काफी खराब है क्योंकि उसने बहुत कम समय में बहुत कुछ देख लिया है। सबसे पहले उसे सेफ जगह शिफ्ट करना है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इस बार 2 अजीब चीजें हुई हैं क्योंकि सिर्फ इस जिंदगी में उसने टाइमलाइन में एक बदलाव देखा जो 1 हफ्ते पहले हुआ था, और वो अजीब चीज वो खरुद है जिसे ज़ॉम्बीज ने काटा था और किसी तरह उसे सुपरमैन जैसी पावर्स मिल गई। अब तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही शरीर को पहचान नहीं पा रहा क्योंकि पिछले 99 जिंदगियों में उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था और इसे कैसे यूज करना है इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। आगे बढ़ने से पहले इस अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हैं। देखो, ए मार्ट में ढेर सारा सामान और रिसोर्सेज हैं जो उन्हें काम आएंगे, और सिर्फ यही नहीं, ये जगह हैवी सिक्योरिटी के साथ भी है जो सब सर्वाइवर्स को प्रोटेक्ट करती है। अचानक उसने देखा कि पास ही एक बिल्डिंग गिरी हुई है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो सिपाही से इस बारे में पूछता है तो सोल्जर उसकी इस बात पर हैरान होता है और उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे फ्यूचर देखकर आया हो। खैर, वो 3 दिन पहले की एक लड़ाई के बारे में बताता है जब ज़ॉम्बीज के एक झुंड ने अचानक उन पर हमला कर दिया था और कैप्टन, जो गीगा चैट की बड़ी बहन लगती है, उन सब ज़ॉम्बीज को अकेले ही उस बिल्डिंग के अंदर ले गई।
जब वो बिल्डिंग खून के प्यासे ज़ॉम्बीज से भर गया था। इस औरत ने पहले से रखे गए एक्सप्लोजिव्स के साथ पूरा बिल्डिंग उड़ा दिया। देखते ही देखते वो बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई और उसमें मौजूद सारे ज़ॉम्बीज भी मर गए। अब उस बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि वो बस मिट्टी और धूल बनकर रह गई है और ज़ॉम्बीज भी उसके साथ धूल मिट्टी बन गए हैं, और अगर कोई बचा भी तो वो इस सब ढेर के नीचे से निकल नहीं सकता। अचानक सिपाही मिनसोक की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो अंडे जैसे सिर वाला सोल्जर हंसने लगता है और मिनसोक का मजाक उड़ाता है कि वो तो ऐसा डर रहा है जैसे ज़ॉम्बीज कहीं से भी टपक पड़ेंगे। लेकिन शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो ये बात बोलता है, एक भयानक ज़ॉम्बी पीछे से चुपके से खड़ा हो जाता है। ये मोटा पागल ज़ॉम्बी उस छोटे से सोल्जर के सामने खड़ा हो जाता है, बिल्कुल एक डरावने म्यूटेटेड ज़ॉम्बी की तरह, जिसने 100 साल जिम में ट्रेनिंग की हो। वो अंडे जैसे सिर वाला सिपाही बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि उसने थोड़ी ज्यादा बकवास कर ली थी। तभी ये बड़ा बीस्ट अपना हाथ उठाता है और एक पावरफुल पंच मारता है और एक ही बार में उस आदमी को क्रश कर देता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये भयानक ज़ॉम्बी कैप्टन हेयरी की तरफ बढ़ता है और उसे भी लगभग पकड़ लेता है, लेकिन हेयरी अपनी जबरदस्त डॉजिंग स्किल्स के साथ आखिरी पल में बच निकलती है। जबकि उसके सिपाही ये सब देखकर दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये ज़ॉम्बी आखिर आया कहाँ से है। अपनी टीम को तुरंत रेडी करते हुए हेयरी उन्हें इस बदसूरत ज़ॉम्बी पर फायर करने का ऑर्डर देती है। सिपाही मिलकर उस ज़ॉम्बी किंग पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, लेकिन ये मोटा ज़ॉम्बी गोलियां ऐसे खा जाता है जैसे वो स्नैक्स हों और साथ ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये दरिंदा एक पागल की तरह दहाड़ता है और फिर सिपाहियों पर टूट पड़ता है। एक ही पल में वो उनके पास आता है और एक ही पंच से वो 3 सिपाहियों को उड़ा देता है। पीछे एक बेचारा सिपाही बिल्कुल अकेला रह जाता है और डर से थर-थर कांपने लगता है। और फिनिशिंग अटैक करने के लिए ये ज़ॉम्बी अपने दोनों हाथों से उसे टुकड़े टुकड़े करने का फैसला करता है। खुशकिस्मती से हेयरी अपना बैकपैक उसके मुंह पर दे मारती है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके और उस सिपाही को खतरे से बचा लेती है। वो उस बेवकूफ को डांटती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो अपने आप को संभालना होगा। हेयरी खुद अपने ख्यालों में खो जाती है और सोचती है कि ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, इसलिए उसे जल्द ही कोई प्लान बनाना होगा। उसकी सबसे बड़ी चिंता ए मार्ट है, जो एक सेफ शेल्टर है। ये सोचकर वो मिनसोक और उसकी बेटी को शेल्टर की तरफ ले जाती है। जब वो तेजी से भाग रहे होते हैं, मिनसोक बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हेयरी उसे चुप करा देती है और उसे अपना मुंह बंद करके भागने को कहती है। असल में प्रॉब्लम ये है कि दामी के लिए ये स्पीड मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, जिससे मिनसोक के बाप वाले इमोशन जाग उठते हैं। ये टेमू से ऑर्डर किया हुआ वन पंच मैन पलटकर उस बदसूरत ज़ॉम्बी के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी पावर एक पंच में डालकर वो उस दरिंदे से सिर्फ अपने हाथों से लड़ने का फैसला करता है। अब सीन हेयरी की तरफ शिफ्ट करता है, जो इस भयानक ज़ॉम्बी को ए मार्ट के बाहर बनाए गए एक स्पेशल बैरिकेड तक ले जाने का प्लान बनाती है। ये बैरिकेड इतना स्ट्रांग है कि कोई भी चीज उसे तोड़ नहीं सकती, चाहे वो ये जायंट ज़ॉम्बी ही क्यों ना हो। इससे हेयरी को अटैक करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा, जब तक वो इसके वीक पॉइंट को टारगेट न कर ले। लेकिन तभी एक डरावनी फीलिंग उसके दिल में भर जाती है, जब वो अपने सामने फर्स्ट फ्लोर पर सर्वाइवर्स को वेट करते देख लेती है। सिचुएशन अब और भी खराब हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर बाकी सर्वाइवर्स भी मौजूद हैं और अगर ये ज़ॉम्बी किंग यहाँ आ गया तो कोई नहीं बच पाएगा। इस वजह से उसका प्लान बदल जाता है और वो तुरंत रुक जाती है। वो खरूद पर गुस्सा करने लगती है और फैसला करती है कि वो इस मॉन्स्टर को इन लोगों को चोट नहीं पहुंचने देगी, इसलिए वो अकेले ही इसका ध्यान भटकाने का प्लान बनाती है। इसे कहते हैं एक परफेक्ट फीमेल हीरो। लेकिन जब हेयरी दामी की तरफ देखती है, वो हैरान रह जाती है कि उसका बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कैप्टन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत दामी के लिए की और उसका बाप अपनी बेटी को छोड़कर चला गया। दामी कैप्टन को दूसरी तरफ देखने का इशारा करती है और बताती है कि मिनसोक वहां है। हेयरी ये देखकर हैरान होती है, लेकिन वो अब भी गुस्से में है। लेकिन जब कैप्टन हेयरी मिनसोक को उस ज़ॉम्बी के पास जाते हुए देखती है तो वो पूरी तरह दंग रह जाती है। वो मिनसोक को उस ज़ॉम्बी के सिर को पंच करते हुए देखती है, बिल्कुल जैसे वो कोई पंचिंग बैग हो। वो उसके सिर को तब तक पीटता है जब तक वो पूरी तरह से टूट नहीं जाता। आखिर में मिनसोक एक आखिरी वार से उस ज़ॉम्बी की जान ले लेता है। ये देखकर हेयरी के सिपाही भी दंग रह जाते हैं और उनके पास बोलने को कोई शब्द नहीं बचता। ये सीन इतना भयानक है कि सर्वाइवर्स उसकी तरफ देख भी नहीं पाते। ज़ॉम्बी को खत्म करने के बाद मिनसोक आराम से सांस लेता है, क्योंकि उसने अभी एक भयानक मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारा था। कैप्टन हेयरी उसकी तरफ शक और हैरानी से देखती है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्या था, लेकिन मिनसोक को किसी की परवाह नहीं। सबसे पहले वो अपनी प्यारी बेटी से माफी मांगता है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा और खुद को एक्सपोज कर दिया। वो खुलेआम कहता है कि उसकी बेटी की सुरक्षा उसके अपने सीक्रेट से भी ज्यादा मायने रखती है और इसलिए उसने ये कदम उठाया। लेकिन अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, क्योंकि हेयरी अब मिनसोक पर बहुत ज्यादा शक करने लगी थी। इतना कि वो उस पर बंदूक तान देती है और उसकी असली पहचान पूछती है। मिनसोक बिल्कुल एक गीगा चैट की तरह खड़ा रहता है, जिसका शरीर ऐसा लग रहा होता है जैसे अभी पूरी जंग अकेले लड़कर आया हो। मिनसोक ऑफिशियली अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपने कूल सनग्लासेस उतारने लगता है। ये देखकर उसकी बेटी को बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने अपनी असली पहचान बता दी तो सिपाही उसे मार डालेंगे। ये टेंशन और सस्पेंस भरा सीन एक अजीब बात से खत्म होता है, जब मिनसोक खुद को ज़ॉम्बी कहता है, लेकिन उसके आगे एक्सपर्ट जोड़ देता है।
उसकी बात से पूरा सन्नाटा छा जाता है। कैप्टन हियरी और मिनसोक की बेटी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी एक्सपर्ट क्या चीज़ है। अपनी ऑस्कर एक्टिंग स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए मिनसोक समझाता है कि जब से अपोकलिप्स शुरू हुआ वो ज़ॉम्बीज के वीकनेसेस और उनकी एबिलिटीज का एनालिसिस करता रहा है। इसी वजह से वो उस मोटे ज़ॉम्बी को इतनी आसानी से मार दिया था। और तो और वो कहता है कि उसे उन सब की हेल्प करने में खुशी होगी। पहले तो हियरी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है जैसे वो उसकी बातों में आ गई हो, लेकिन फिर वो पूरी तरह पागल हो जाती है और उसके गले पर छुरी रख देती है, ये कहते हुए कि उसकी इस बकवास कहानी पर वो जरा भी यकीन नहीं करती। जब दामी बीच में बोलने की कोशिश करती है, हियरी उसे चुप होने को कहती है क्योंकि सब कुछ उनके सामने है। ये आदमी जो खुद को एक नॉर्मल इंसान कहता है, इसने एक ऐसे मॉन्स्टर को अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिया जिसे गोलियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उससे ज्यादा शक उसकी लाल आंखों पर है जो बिल्कुल ज़ॉम्बीज जैसी है। हियरी उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ जाती है और पूछती है कि क्या मिनसोक अब भी इंसान है। वो इतनी करीब है कि लगता है जैसे वो उसे किसी कर लेगी। ज़ॉम्बी डैड उसकी बात को नहीं मानता और कहता है कि पहले वाली गोलियों ने असल में काफी हेल्प की थी। मिनसोक बताता है कि वो ज़ॉम्बी गोलियों से पहले ही काफी वीक हो चुका था, उसने तो बस आखिरी वॉर किया। उन सबको अपनी बातों में लट्टू करते हुए वो बताता है कि ये ज़ॉम्बीज ईटर क्लास के होते हैं जो तब बनते हैं जब कई ज़ॉम्बीज एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी के फ्यूजन डांस की तरह। इनके फ्यूज्ड शरीर की वजह से ये और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन इतने स्ट्रांग होने के बाद भी इनकी एक बड़ी वीकनेस है और वो है इनकी गर्दन। ये एक्सप्लेनेशन देते हुए मिनसोक मन ही मन सोचता है कि वो टेक्निकली झूठ नहीं बोल रहा। भले ही ये सच है कि कोई भी नॉर्मल पंच उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता था, लेकिन इस कहानी से वो लोग जरूर उस पर यकीन कर लेंगे। हियरी उसकी आंखों पर सवाल उठाती है, जिसके जवाब में वो आराम से कहता है कि उसकी आंखें एक जेनेटिक कंडीशन की वजह से ऐसी हैं जिसमें मेलानिन की कमी की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई हैं, और इसी वजह से वो अपनी आंखें छुपाता है क्योंकि उसे पता है कि लोग उसकी आंखों को अजीब तरह से देखते हैं, बिल्कुल जैसे अभी कैप्टन हियरी देख रही है। दोनों सवालों को क्लियर करने के बाद मिनसोक सीन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और हियरी से पूछता है कि क्या वो अब भी उसे ज़ॉम्बी समझती है। कैप्टन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसकी बातों के बाद भी उसके दिल में ये फीलिंग रह जाती है कि इस आदमी में कुछ तो अजीब है। फिर भी एक बात सोचकर वो मिनसोक पर यकीन कर लेती है, और वो ये कि अगर मिनसोक ज़ॉम्बी होता तो वो अपना दिमाग खो चुका होता और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कभी न करता। इस वजह से हियरी मान जाती है और पलट जाती है। वो उन दोनों को ए मार्ट के अंदर शेल्टर लेने की परमिशन दे देती है, लेकिन अपनी गीगा चैट पर्सनैलिटी के साथ। कैप्टन हियरी मिनसोक को याद दिलाती है कि वो इस सस्ते ज़ॉम्बी एक्सपर्ट पर कड़ी नजर रखेगी। फिर वो एक पल के लिए रुकती है और उसे अपने सिपाहियों के खोने का दुख होने लगता है। अपने सामने उनके शरीर के टुकड़े देखकर वो काफी निराश हो जाती है। तुरंत उसके 2 सिपाही उसकी हालत चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कैप्टन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती और एक सिपाही के घुटने पर जोर से लात मारती है, जिससे वो दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये बेवकूफ उसके ऑर्डर्स नहीं मान रहे थे। उन्होंने सर्वाइवर्स को अंडरग्राउंड लेवल पर शिफ्ट नहीं किया, जिससे सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। वो सिपाही कहते हैं कि वो लोग घबराहट में उसके ऑर्डर्स भूल गए, लेकिन वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनकी इस गलती से ए मार्ट में सबकी जान जा सकती थी। उन्हें गुस्से से देखते हुए वो एक वार्निंग देती है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसी गलती की तो अगली बार वो खुद उन्हें खत्म कर देगी। ये कहते हुए वो गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन जिस सिपाही को उसने लात मारी उसके चेहरे पर कुछ गुस्सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसके खिलाफ जाने वाला है। अब वापस ए मार्ट के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर सर्वाइवर्स आराम कर रहे होते हैं, और अब उन सर्वाइवर्स में मिनसोक और उसकी बेटी दामी भी शामिल है। दामी दिल से खुश है कि उसके पापा का सीक्रेट एक्सपोज नहीं हुआ, क्योंकि जब मिनसोक ने बोलना शुरू किया तो उसे बहुत डर लग रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि मिनसोक इतनी आसानी से झूठ बोल सकता है। मिनसोक कहता है कि हियरी ऐसी औरत नहीं जो आसानी से मान जाए, इसलिए उसे अपनी पूरी ऑस्कर लेवल एक्टिंग दिखानी पड़ी। उसकी बातों से दामी को शक होने लगता है कि क्या उसके पापा और हियरी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उसकी बात मिनसोक के दिमाग में पुरानी यादें ताजा करती है। दरअसल उसकी पिछली जिंदगियों में उसका हियरी के साथ काफी अच्छा रिश्ता था, इसलिए वो उसे इतना अच्छे से जानता है, लेकिन वो अपनी बेटी को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। और तो और दामी इस बात से भी हैरान होती है कि उसके पापा को ब्लफ जैसे वर्ड के बारे में भी पता है, क्योंकि ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स या छोटी एज के बच्चे यूज करते हैं। ज़ॉम्बी डैड उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है कि ये सब उसने उसी से सीखा था। दरअसल उन 100 जिंदगियों के दौरान उसने दामी से बहुत कुछ सीखा था। दामी ये सुनकर दंग रह जाती है। भले ही उसे कुछ याद नहीं, तभी उसका बाप उसके लिए खाना लेने चला जाता है। वो लड़की सच में कंफ्यूज हो जाती है और अपनी मेमोरी ठीक करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कंफ्यूज्ड और क्यूट हालत देखकर मिनसोक और खुश हो जाता है। जब उसे ये नई पावर्स मिली थी तब दामी ने उससे एक प्रॉमिस करवाया था। वो चाहती थी कि वो अपना सीक्रेट हमेशा छुपाए रखेगा और कभी किसी को अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि अगर लोगों को उसके बारे में पता चला तो वो डर के मारे उसे मार डालेंगे। इसी वजह से उन्होंने उसका सीक्रेट छुपाया, और अगर देखा जाए तो दामी बिल्कुल सही थी। मिनसोक ए मार्ट के अंदर इधर उधर घूमने लगता है और मन ही मन सोचता है कि अगर यहाँ उसका सीक्रेट खुल गया तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन बाकी सर्वाइवर्स ये सब देखकर पूरी तरह घबरा जाएंगे। थोड़ी देर बाद मिनसोक अपनी बेटी के लिए खाना लेकर वापस आता है।
लेकिन जब तक वो वापस पहुंचता है, दामी थक के चूर होकर सो चुकी होती है। मिनसोक उसे एक कंबल से ढांप देता है ताकि वो आराम से सो सके और फिर एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगता है। इस जिंदगी में ज़ॉम्बीज पहले से भी ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, शुरुआत में उसके घर के दरवाजे पर ज़ॉम्बीज का एक झुंड उस पर टूट पड़ा था। ज़ॉम्बी म्यूटेशंस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये सब सिर्फ एक हफ्ते में हो रहा है। चिंता की बात यह है कि हालात काफी तेजी से खराब हो रहे हैं। दरअसल ये सब उसकी पिछली जिंदगियों से बिल्कुल अलग है, जिससे उसके प्लान में और भी ज्यादा नए बदलाव आ रहे हैं। उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल अब भी घूम रहा है, ये ज़ॉम्बीज इतनी जल्दी क्यों बदल रहे हैं। उसके पास इस सवाल का फिलहाल एक ही जवाब है, शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है। सीन शहर के बाहर एक वीरान जगह की तरफ शिफ्ट करता है, जहां उस शेल्टर से थोड़ा ही दूर ढेर सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ मिनसोक उनकी आहट फील करता है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी ज़ॉम्बी आर्मी उससे और उसकी बेटी को खत्म करने के लिए आ रही है, ताकि वो उस एक आदमी को रोक सके जो उन्हें मार सकता है। वो ये नहीं जानता कि ज़ॉम्बीज उससे डर रहे हैं या उसके इस दुनिया में होने से परेशान हैं। एक बात तो साफ है कि ये खून के प्यासे दरिंदे उसे भी एक खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो अकेला आदमी है जो उन्हें रोक सकता है। ऐसी सिचुएशन में एक हीरो को क्या करना चाहिए। मिनसोक उन ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए शहर के बाहर चला जाता है, ताकि वो तबाही शुरू होने से पहले ही उन्हें रोक सके। उस वीरान जंगल के बीच खड़ा होकर वो इस ज़ॉम्बी के भयानक झुंड का स्वागत करता है और कहता है कि उन्होंने उसका काम काफी आसान कर दिया है। मिनसोक साथ में एक सीढ़ी लेकर आता है, क्योंकि हमारा हीरो स्टाइल के साथ फाइट करेगा। जब ये डरावने ज़ॉम्बीज उसकी तरफ घूरते हैं, वो उनका स्वागत करता है और कहता है शो शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन पहले वो सीढ़ी के 2 टुकड़े कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक WWE फाइटर है जो अपने लिए एक बेस्ट वेपन बना रहा है, जो किसी गन से भी ज्यादा खतरनाक है। मिनसोक उम्मीद करता है कि वो ये लड़ाई दामी के जागने से पहले खत्म कर लेगा, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए खाना भी तो बनाना है। इस आदमी का कॉन्फिडेंस बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, सारे बदसूरत ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ढेर सारे ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि वो मिनसोक को खत्म कर सकें। लेकिन उनका अच्छे से स्वागत करने के लिए सीढ़ीमैन तेजी से आगे बढ़ता है और उन ज़ॉम्बीज को इतनी तेजी से काटता है कि उन्हें रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। ये सिर्फ नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं है, बल्कि म्यूटेशंस भी हैं, जैसे वो मोटा ज़ॉम्बी था जिसे शेल्टर के पास मारा था। लेकिन मिनसोक तो उनके सिर ऐसे फोड़ रहा है जैसे बर्गर वाला अंडे फोड़ रहा होता है। मिनसोक इतना जोश में आ जाता है कि एक ही पंच में एक ईटर क्लास ज़ॉम्बी को तबाह कर देता है, उस दरिंदे को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर। वो बाकी म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज की तरफ पलटता है, जिन्होंने उसे खत्म करने के लिए धमाके करना शुरू कर दिए। मिनसोक का सामना एक पूरी आर्मी से था, जिसमें हर तरह के ज़ॉम्बी सिपाही थे। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीढ़ी मैन हवा में लंबी छलांग लगाता है और एक शॉकवेव के साथ नीचे अटैक करता है और सबको एक ही बार में खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपना सीक्रेट वेपन, जो कि कुल्हाड़ी है, उसे भी निकाल लेता है और अब वो और भी तेजी से ज़ॉम्बीज को काटता जाता है और उनके टुकड़े टुकड़े करता है। समय गुजरता जाता है और मिनसोक अपना पूरा गुस्सा ज़ॉम्बीज पर निकालता है। तभी एक 6 हाथों वाला बदसूरत ज़ॉम्बी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिनसोक उसके मुंह पर गोजो सतोरू स्टाइल में एक जोरदार लात मारता है। फिर वो अपनी मैक्सिमम ऑरा के साथ उसका सिर काट देता है। जब मिनसोक एक ब्रूटल फाइटर की तरह लड़ रहा होता है, उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही होती है। अगले सीन में दामी जाग उठती है और अपना जिस्म स्ट्रेच करते हुए वो अपने प्यारे पापा को देखती है। हाँ, ये वही बंदा जो शायद 100 ज़ॉम्बीज को एक रात में खत्म करके वापस आ चुका है। और सिर्फ यही नहीं, उसने दामी के लिए एक जबरदस्त नाश्ता भी रेडी किया है, वो भी दिल के शेप वाला ब्रेकफास्ट। उसे पता है कि इतनी उथल पुथल के बाद दामी को भूख लगी होगी। दामी बहुत खुश होती है और अपने पापा की तरफ देखकर स्माइल करती है, फिर खाने में लग जाती है। अगले सीन में सीन कैप्टन हेरी के ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है। उसके सिपाही उसे पिछली रात के जोरदार धमाकों के बारे में बताने आते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें पूरी तरह चुप करा दिया। सारे ज़ॉम्बीज का सफाया हो चुका था और पूरा शहर बिल्कुल साफ हो गया था। हेरी गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है और पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ज़ॉम्बीज एक दूसरे को ही खा गए। सिपाही कहता है कि भले ही उसे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उसने अपनी आंखों से ये सब देखा। 4 घंटे के अंदर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज तबाह हो चुके थे। तभी हेरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। हेरी अपने सिपाहियों से कहती है कि वो सारे सर्वाइवर्स को इकट्ठा करें, क्योंकि अब उन्हें ए मार्ट से निकलने का एक चांस मिल चुका है। सीन सर्वाइवर्स की तरफ शिफ्ट होता है। वो अपनी आंखों से एक खूबसूरत और शांत दिन देखकर हैरान हो जाते हैं। सड़कों पर खून पड़ा है, लेकिन एक भी ज़ॉम्बी आसपास नहीं दिख रहा। लोग जश्न मनाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ज़ॉम्बीज कहाँ गए। एक बंदा तो कहता है कि उनकी गुर्राने और दहाड़ने की आवाजें भी बंद हो चुकी हैं। सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, सारे ज़ॉम्बीज इस एरिया से गायब हो गए हों।
ये उन लोगों के लिए जश्न का समय है जो अपोकलिप्स शुरू होने के बाद से डर के साए में जी रहे थे और अब उन्हें थोड़ी सी सुरक्षा और राहत मिली है। दामी भी कंफ्यूज हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि शायद ज़ॉम्बीज सच में गायब हो गए हैं। उस छोटी सी लड़की को क्या पता कि उसके पापा ने रात को पूरे शहर के ज़ॉम्बीज को एक साथ छुट्टियां मनाने भेज दिया था। वो उसके सिर पर एक हेलमेट डाल देता है और ध्यान से उसे समझाता है। मिनसोक अपनी बेटी को सिर्फ एक ही ऑर्डर देता है कि चाहे जो भी हो वो ये हेलमेट कभी नहीं उतारेगी। उसकी बातों से लगता है कि कोई बड़ा खतरा उनके सिर पर मंडला रहा है, इसलिए दामी पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। उनकी बात वहीं खत्म हो जाती है जब कैप्टन हेयरी अपने सिपाहियों के साथ मेगाफोन लेकर ए मार्ट में एंटर करती है। वो मेगाफोन को उठाती है और एक तुरंत अनाउंसमेंट करती है। वो बताती है कि पूरे एरिया के ज़ॉम्बीज किसी मिस्टीरियस तरीके से खत्म हो गए हैं और उसने ये बात कंफर्म कर ली है कि ज़ॉम्बीज पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। लोग जश्न मनाते हैं और अपनी सुरक्षा पाने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये लोग अभी एक बड़ा धोखा खाने वाले हैं क्योंकि ये खुशी की खबर सुनाने के तुरंत बाद हेयरी उन्हें बताती है कि उन सबको अब इस शेल्टर से निकलना होगा। उनकी बातें सुनकर सब सर्वाइवर्स शॉक और कंफ्यूजन में डूब जाते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले खुशी से जश्न मना रहे थे। वो साफ साफ इस ऑर्डर के खिलाफ हैं और कहते हैं कि जब ज़ॉम्बीज गायब हो चुके हैं तो यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। इस पर हेयरी एक नई बात बताती है। सिर्फ 3 दिन पहले उनका रेडियो कांटेक्ट एक दूसरी यूनिट सेकेंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड से टूट गया था। ये कोई नॉर्मल ब्रिगेड नहीं थी, ये एक स्पेशल फोर्स थी जो इस रीजन के सारे ज़ॉम्बी अटैक्स से बची हुई थी। और तो और उनके पास प्रॉपर आर्मर्ड व्हीकल्स और एक बड़ी आर्मी थी जो किसी भी सर्वाइवर को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकती थी। भले ही उसकी बातें उन्हें उम्मीद दिलाने के लिए काफी थीं, लेकिन ये अनाउंसमेंट सबको शॉक और पैनिक में डाल देता है। सर्वाइवर्स एक रेडियो कॉल के लिए अपनी जान खतरे में डालने को रेडी नहीं थे। वो उस फोर्स के लिए जोखिम नहीं उठाना चाहते जिसका कोई अता पता नहीं। सबके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स थे। हेयरी पूरे जोश के साथ कहती है कि उसे दूसरी तरफ के एक बंदे पर पूरा भरोसा है। उसका कोड नेम ब्लू हॉक है। वो एक कमाल का सोल्जर है जो ब्रिगेड को लीड कर रहा है। एक पल के लिए रुककर उसकी कमाल की बैक की तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है जैसे इसके बैक का भी एक बैक है। प्रॉब्लम यह है कि भले ही हेयरी इस बंदे को जानती है और उस पर पूरा भरोसा करती है, लेकिन ये बात सर्वाइवर्स के लिए काफी नहीं है जो उस कमांडर के बारे में कुछ नहीं जानते। वो एक रेडियो ट्रांसमिशन के नाम पर खुद को खतरे में नहीं डाल सकते। भीड़ बेकाबू होने लग जाती है और हेयरी का गुस्सा भी आसमान छू रहा होता है। वो उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती है कि अगर ज़ॉम्बीज वापस आए तो वो दूसरा अटैक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोग अपनी इस कंडीशन से खुश हैं और सोचते हैं कि एक जगह रुकना ही बेस्ट है क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बीज वापस नहीं आएंगे। सर्वाइवर्स के ग्रुप का एक बंदा गुस्से में आकर चिल्लाता है। इस बंदे को लगता है कि हेयरी अपनी फीलिंग्स को सामने रखकर जल्दी फैसला ले रही है क्योंकि वो एक औरत है। ये बंदा शायद एंड्रू टेट की वीडियो देखकर आया है क्योंकि ये एक पागलों वाली बात है, लेकिन बाकी लोग तो उससे भी बड़े बेवकूफ हैं जो उसकी इस फिजूल सी बात पर हेयरी को दोष देना शुरू कर देते हैं। आखिर में मिनसोक का पेशेंस टूट जाता है और वो उन्हें एक रियलिटी चेक देकर सबको चुप करा देता है कि ज़ॉम्बीज चाहे इन्हें पसंद हो या न हो, वो वापस जरूर आएंगे। वही बेवकूफ बंदा जो अभी हेयरी को एक करप्ट लीडर बोल रहा था, अब मिनसोक से भी पंगा लेने की कोशिश करता है, लेकिन मिनसोक उसकी तरफ एक गुस्से वाली नजर डालता है और उस 20 IQ वाले जोकर को याद दिलाता है कि यहाँ रुककर वो नए ज़ॉम्बी आर्मी के लिए ताजा खाना बन जाएंगे। इसके बाद मिनसोक अपनी डरावनी बातों से उस बंदे को इतना डरा देता है कि वो थर थर कांपने लगता है। वो उसकी बकवास को एक्सपोज करता है और उसे डर और शौक में छोड़ देता है। वो इतना पागल हो जाता है कि उस बंदे की खुद की बेटी भी सोचने लगती है कि उसके बाप को क्या हो गया। इसके बाद मिनसोक एक बात साफ करता है कि मैकेनिकल ब्रिगेड के साथ मिलने के चक्कर में सर्वाइव करने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसकी बातें सर्वाइवर्स में सिर्फ डर और पैनिक पैदा करती हैं, जो किसी ऐसे चांस पर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते जिसमें सेफ्टी की गारंटी नहीं। उनके ही खेल में उन्हें हराने के लिए मिनसोक भीड़ के खिलाफ खड़ा होता है और एक छोटा सा सवाल पूछता है, क्या होगा अगर ये लोग सिपाहियों की हेल्प लेना बंद कर दें और उनके ऑर्डर्स न माने। उसका ये सवाल भीड़ को सोच में डाल देता है और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अचानक भीड़ के कुछ लोग हेयरी के ऑर्डर में यकीन करने लगते हैं जब उन्हें समझ आता है कि सिपाहियों की हेल्प के बिना उनका अपोकलिप्स में सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं। क्लार्क केंट जैसा दिखने वाला ये बंदा जो चश्मा पहने है कहता है कि वो अब तक सिर्फ हेयरी के ग्रुप की वजह से जिंदा है। उस एक सवाल से उनका भरोसा वापस आ जाता है और वो अपने लीडर्स के ऑर्डर्स पर भरोसा करते हुए जश्न मनाने लगते हैं ताकि अपोकलिप्स में सर्वाइव कर सकें। भले ही हेयरी अपना मिशन पूरा कर लेती है, लेकिन वो ये सब देखकर दंग रह जाती है। अभी थोड़ी देर पहले वो भीड़ के विरोध से गुस्सा हो रही थी और अब ये सो कॉल्ड ज़ॉम्बी एक्सपर्ट एक सवाल के साथ आया और उसने सबको उसकी बात मानने के लिए राजी कर दिया। इस समय उसका दिमाग इस हैंडसम ब्लॉन्ड के बारे में और जानने के ख्याल से भर जाता है जो बार बार चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है। मजाक मजाक में मिनसोक उससे कहता है कि उसे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। भले ही हेयरी ने उसका शुक्रिया भी नहीं किया, लेकिन हेयरी को यह कंफर्म हो जाता है कि वो उसकी सोच को बुक की तरह पढ़ सकता है। बात यह है कि मिनसोक ने अपनी 100 जिंदगियों के एक्सपीरियंस में इतने खतरनाक सिचुएशंस देखे हैं जहां नेगोशिएट करना ही सर्वाइव करने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए उसे अब ये सब हैंडल करना आता है। साथ ही वो हेयरी को यकीन दिलाता है कि वो ये सब सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कर रहा है।
अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ये ज़ॉम्बी एक्सपर्ट हैरी को हिम्मत दिलाता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो जानता है कि वो सबको सफलता के साथ लीड करेगी। वो औरत उसके इस कॉन्फिडेंस से दंग रह जाती है। वो वापस अपने प्लान पर फोकस करती है और एस्केप ऑपरेशन शुरू करने का अनाउंसमेंट करती है। खुद को कैप्टन चाहेरी और उनके लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए वो प्रॉमिस करती है कि इस मिशन में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। अगले सीन में कुछ बसेस और दूसरे सपोर्ट व्हीकल्स के साथ उनका ये मिशन शुरू होता है। वो सड़कों पर पड़े हुए खून के ढेर के बीच से रास्ता बना लेते हैं। सीन दामी की तरफ शिफ्ट होता है जो थोड़ी चिड़चिड़ी सी लग रही है, शायद इस वजह से कि उसे ये फनी सा हेलमेट पसंद नहीं, या शायद इसलिए कि वो अपने पापा के साथ में नहीं बैठ सकी। ऑपरेशन को लीड करते हुए कैप्टन हैरी सबसे आगे जा रही है, जो रास्ते में किसी भी खतरे को देखते हुए सबको बचा रही होती है। आखिरकार वो हान रिवर क्रॉस कर लेते हैं। इसे ये एक बड़ी बात है क्योंकि अपोकलिप्स शुरू होने के बाद से इसे क्रॉस करना मिशन इम्पॉसिबल बन गया था। हैरी अपना कूल एटीट्यूड मेंटेन रखती है और अपने सिपाहियों को फोकस करने को कहती है क्योंकि अभी उन्हें और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना है। प्रॉब्लम्स की बात हो ही रही होती है कि बदकिस्मती से एक सिपाही को दूर से बदसूरत ज़ॉम्बीज का एक झुंड दिखता है। ये गंदे दरिंदे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उनके करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैप्टन तुरंत ऑपरेशन शुरू कर देती है और ज़ॉम्बीज को देखकर अपने प्लान को स्टार्ट कर देती है। वो सिविलियंस और टीम सी को राइट लेन में रहने का ऑर्डर देती है, जबकि वो और उसके सिपाही लेफ्ट लेन का यूज करेंगे। अब जब हम इतना दूर आ ही चुके हैं तो ज़ॉम्बीज के एक खासियत के बारे में बात करते हैं। उनकी सुनने की एबिलिटी नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा तेज है, लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। हैरी इसका जवाब बहुत शानदार तरीके से देती है। वो मेटल के कैंस ट्रक से फेंकती है जो ज़ॉम्बीज के मुंह पर लगते हैं और जोर का शोर मचाते हैं। ये शोर ज़ॉम्बीज के लिए इतना बड़ा टॉर्चर बन जाता है कि वो चिल्लाने लगते हैं और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। हैरी का प्लान उनका ध्यान भटकाना नहीं बल्कि उन्हें अपनी गाड़ी के पीछे लगाने का है। हैरी अपने सिपाहियों को गाड़ी तेजी से भगाने का इशारा करती है ताकि वो ज़ॉम्बीज से सेफ डिस्टेंस बनाए रखें, भले ही ज़ॉम्बीज काफी तेजी से दौड़ रहे हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि ये ज़ॉम्बीज किसी मैराथन के रेस विनर बनने की कोशिश में हैं। वो इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि उनसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। कैप्टन को पता है कि इस बड़े झुंड का क्या करना है और वो अपने सिपाहियों को योंगसन ब्रिज की तरफ जाने का ऑर्डर देती है। ये ब्रिज असल में टूट चुका है और अब हम ज़ॉम्बीज की दूसरी बड़ी खासियत के बारे में बात करते हैं। चाहे हालात कितने भी खराब हों, उनका एक ही मिशन है, इंसानों का पीछा करना। चालाक कैप्टन इस बात का फायदा उठाती है और अपने सिपाहियों को गाड़ी का 180 डिग्री यू टर्न करने का ऑर्डर देती है ताकि वो ब्रिज के किनारे तक पहुंचकर एक शार्प कट ले सकें। इस दौरान ज़ॉम्बीज जो पूरी तेजी से दौड़ रहे थे, उनके लिए अचानक अपनी स्पीड कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से पूरा झुंड एक दूसरे से टकराकर गिरने लगता है। इसी दौरान कैप्टन की गाड़ी अपनी पोजीशन संभालती है और पास के ज़ॉम्बीज को टक्कर मारकर खत्म कर देती है। लेकिन ज़ॉम्बीज का झुंड अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज इधर उधर भटक रहे हैं। और अब बात करते हैं ज़ॉम्बीज की तीसरी खासियत के बारे में। उनके शरीर का सबसे वीक पॉइंट उनकी बैक है, मतलब उनकी बैक को टारगेट करना है, और यही काम मिनसोक करता है जब वो एक रोड रोलर लेकर आता है जो ज़ॉम्बीज की हड्डियों को मिट्टी में मिला देता है। कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स का बादशाह कहलाए जाने वाला ये रोड रोलर ज़ॉम्बीज को पिज्जा की तरह फ्लैट करने के लिए परफेक्ट है। सच कहूं तो जिस तरह मिनसोक इस मशीन की तारीफ कर रहा है, मुझे लगता है कि इसका कोई टिकटॉक एडिट बनाना चाहिए। लेकिन ज़ॉम्बीज के लिए ये बात नहीं कह सकते जो यहाँ मिनसोक के हाथों फ्लैट हो रहे हैं। कुछ ज़ॉम्बीज इतने बेवकूफ हैं कि वो इस भयानक मशीन के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी ही गलती की वजह से नरक में चले जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज का कत्लेआम देखकर हैरी और उसके सिपाही दंग रह जाते हैं। लंबी हाइट होने की वजह से मिनसोक इस मशीन को सही से यूज करता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज को ब्रिज के किनारे तक ले जाए और उन्हें सीधा समंदर में फेंक दे। सीन जल्दी से दामी और दूसरे सिविलियंस की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे मैंने पहले कहा, दामी किसी बात से परेशान लग रही है और उसकी असल वजह वो बहस है जो सफर शुरू करने से पहले उसकी और मिनसोक के बीच हुई थी, जहां वो अपने पापा के इस खतरनाक डिसीजन के खिलाफ थी कि वो सिपाहियों की हेल्प करेगा। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि मिनसोक का सीक्रेट सिपाहियों के सामने खुल जाएगा। खुशकिस्मती से अभी के लिए वो सही हालत में वापस आ चुका है, और तो और किसी को भी उसके सीक्रेट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उस समय मिनसोक ने दामी को कहा था कि वो सिर्फ हैरी की टीम की थोड़ी सी हेल्प करेगा, लेकिन अब जब वो एक रोड रोलर के साथ वापस आता है जिस पर ज़ॉम्बीज के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए हैं, दामी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। कैप्टन हैरी एकदम से बाहर कूदती है और सबको अपने पीछे आने का ऑर्डर देती है क्योंकि उसने गुस्से से भरे ज़ॉम्बीज के एक झुंड को सीधा उनकी तरफ आते हुए देखा था। बदकिस्मती से उन ज़ॉम्बीज के लिए रोड रोलर तेजी से आगे बढ़ता है और हर ज़ॉम्बी को रास्ते से हटा देता है और सिविलियंस के लिए एक साफ रास्ता बना देता है। सब सर्वाइवर्स खतरनाक एरिया से सफलता से निकल जाते हैं और आखिरकार ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए एक लंबा सफर तय करने के बाद वो सेकंड ब्रिगेड के प्रोटेक्टेड बेस में पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी सी बात इस ब्रिगेड के बारे में करते हैं। ये यूनिट मिनसोक की हर रिग्रेशन में हमेशा काफी समय तक सरवाइव करती थी। ये असल में उसके पूरे मिशन का एक इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है जो डीजॉन के सेफ शेल्टर तक पहुंचने से पहले आता है। उसे इस बात की खुशी है कि वो सिर्फ 8 दिन में इस जगह तक पहुंच गए हैं।
फिर भी उसके बाप वाले इंस्टिंक्ट्स जागने लगते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपनी पावर के घमंड में आ गया तो वही होगा जो पहले होता रहा है। दामी को ज़ॉम्बीज खा जाएंगे और वो बेबस होगा। इस जिंदगी में भी वो वही रोड मैप यूज करेगा जो उसने अपनी पिछली जिंदगियों में यूज किया था, ताकि प्लान में कम से कम चेंजेस हों। उसे अब और सावधान होना होगा, क्योंकि यहाँ से असली लड़ाई शुरू होती है। लेकिन फिलहाल उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि उसने सबकी जान बचाई। भले ही सिपाहियों ने रोड रोलर खुद ढूंढ लिया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस हैवी मशीन को कैसे चलाना है। जब उन्होंने देखा कि ये ज़ॉम्बी एक्सपर्ट इसके बारे में कुछ जानता है, उन्हें लगा कि शायद वो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है। लेकिन मिनसोक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसने ये इसलिए सीखा ताकि वो अपोकलिप्स में सरवाइव कर सके। शानदार बात यह है कि वो यहाँ तक बिना किसी को खोए पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से कैप्टन उसकी बहुत शुक्रगुजार है। वो असल में उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन मिनसोक को तो बस इसी की तलाश थी। वो उसे छेड़ता है और एक और बार फिर शुक्रिया करने को कहता है, लेकिन उसे अचानक एक शटअप सुनने को मिलता है। उनका ये ड्रामा अचानक टूट जाता है जब 2nd इन्फेंट्री ब्रिगेड का सार्जेंट ली इनहुई आता है, जो कैप्टन को बड़े रिस्पेक्ट से सल्यूट करता है और कहता है कि वो उसके आने का वेट कर रहा था। हियरी हैरान होती है कि ये लोग उसके बारे में कैसे जानते हैं। सार्जेंट बताता है कि उन्हें कर्नल चा ने बताया था कि हियरी जल्दी ही यहाँ आ रही है। पहले तो हियरी दंग रह जाती है, लेकिन मजाक में सार्जेंट ये भी बताता है कि कर्नल ने खास तौर पर कहा था कि एक जिद्दी फीमेल ऑफिसर के लिए रेडी रहना। ये बात सुनकर उसके सारे सिपाही हंसने लगते हैं। गुस्से में आकर हियरी उन्हें गुस्से की नजर से देखती है और कर्नल चा के बारे में पूछती है। उसे बताया जाता है कि वो पिछले गेट पर है, क्योंकि वहाँ अचानक कुछ ज़ॉम्बीज आ गए हैं। ये बात कैप्टन के लिए एक शॉक है, और वो ये सुनकर डर जाती है कि कर्नल अपने स्क्वाड के साथ खुद ज़ॉम्बीज का सामना करने गए हैं। सार्जेंट उसे शांत करता है और कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन किसी वजह से वो एक नर्वस सी स्माइल देता है और आंखें छुपाता है, जिससे हियरी को शक होता है कि असल में बात कुछ और है। दरअसल ये कूल कर्नल अपने सिपाहियों के साथ नहीं गया, उसने अकेले ही ये सब करने का फैसला किया, क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ा गीगा चैट समझता है। अब सीन उसकी तरफ शिफ्ट होता है, जहां उस आर्मी कैंप के पिछले गेट पर सिपाही वॉच टावर से सब कुछ देख रहे होते हैं। वो कर्नल के नए रिकॉर्ड के लिए काउंटडाउन कर रहे हैं, और तो और वो उसकी तारीफ में गीत गा रहे हैं कि उसने 35 मिनट में ज़ॉम्बीज का सफाया कर दिया। ये बंदा गन्स के बजाय मीली वेपन्स यूज करना पसंद करता है, क्योंकि उसका मानना है कि कुल्हाड़ी ज़ॉम्बीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो अपने लिए काम को और मुश्किल करता है ताकि उसे ज्यादा मजा आए, और ज़ॉम्बीज के बदसूरत सिर काटने के बाद उन्हें देखकर खुशी फील करता है। ये है ब्लू हॉक, जो अपने पुराने अचीवमेंट्स के लिए फेमस है और अब 2nd इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर है। सिपाही उसके इस जालिमाना तरीके से डर जाते हैं और सजेस्ट करते हैं कि वो अगली बार गन यूज करे, क्योंकि अगर ये बंदा ज़ॉम्बी बन गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। कर्नल चाजोर से हंसता है और कहता है कि वो कभी इन बेवकूफ ज़ॉम्बीज से नहीं हारेगा। वो अपने आप को एक अलग लेवल का इंसान कहता है और बताता है कि ये ज़ॉम्बीज उसके लिए स्लो मोशन में चलते हैं, इसलिए वो उनकी फाइटिंग स्टाइल को पूरी तरह समझ चुका है। वो अपने सिपाहियों को फिजूल समझता है, क्योंकि वो उसकी कुछ खास हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपने साथ लड़ाई में नहीं ले जाता। भले ही सिपाही इस बात से गुस्सा होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो सच बोल रहा है। ज़ॉम्बीज के पूरे ग्रुप को अकेला खत्म करने के बाद ब्लू हॉक को अपनी हड्डियों में दर्द फील होने लगता है। बदकिस्मती से उसकी एज अब काफी ज्यादा हो चुकी है, फिर भी कर्नल चा हर रोज ज़ॉम्बीज मार मार के बोर हो चुका है। वो चाहता है कि कोई उसके लेवल का हो, जिससे लड़ने में मजा आए। लगता है उसकी दुआ सुन ली गई, क्योंकि अचानक एक ईटर क्लास ज़ॉम्बी वापस खड़ा हो जाता है, जैसे कह रहा हो कि उसमें अभी भी दम है। वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। वो दरिंदा उस पर झपटता है और उसे मारने का फुल प्लान बना चुका होता है। लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बी कुछ कर पाता, मिनसोक अपना रोड रोलर ले आता है और उसका टोमेटो पेस्ट बना देता है। ये देखकर सिपाही दंग रह जाते हैं और उनका मुंह बंद हो जाता है। साथ ही साथ कर्नल एकदम से अलर्ट हो जाता है। कुछ देर पहले उसने कहा था वो एक अलग लेवल का है और ज़ॉम्बीज की पावर को समझ जाता है। इसी तरह उसे मिनसोक से भी एक भयानक किस्म की ज़ॉम्बी एनर्जी निकलती हुई फील होती है। हर कदम के साथ कर्नल चा को मिनसोक के शरीर में मौत का साया दिखता है, जैसे वो अब तक का सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी देख रहा हो। पर मिनसोक मजे से अपना इंट्रो देता है, बिल्कुल इंसान जैसा, और कहता है वो हियरी के साथ सफर करता हुआ आया है और बस हेल्प करना चाहता है। लेकिन ब्लू हॉक को इतना डर लगता है कि वो मिनसोक पर फुल फोर्स से अटैक कर देता है। और ये बात मजाक नहीं है, ये बंदा अपनी कुल्हाड़ी के साथ पूरा दम लगा देता है जैसे ही अटैक लैंड होने वाला होता है। सिपाही डर जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता कि उनका कर्नल एक बेगुनाह सिविलियन पर अटैक कर रहा है, जैसे वो पागल हो गया हो। पर हैरानी की बात यह है कि उस नॉर्मल से दिखने वाले मिनसोक ने एक हाथ से वो कुल्हाड़ी रोक ली, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मिनसोक की ज़ॉम्बी एनर्जी कर्नल को इतना डरा देती है कि वो रेड अलर्ट का ऑर्डर देता है और कहता है कि ये आदमी नहीं, मॉन्स्टर है। मिनसोक को पता है कि वो इस बंदे को बाकी लोगों की तरह बेवकूफ नहीं बना सकता, तो वो सीधा कर्नल का नाम लेकर बात शुरू करता है और एक पंच से कुल्हाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मिनसोक कहता है कि अगर उसे यहाँ रहना है
तो पहले इस बंदे को यकीन दिलाना होगा कि वो खतरा नहीं है। पर कर्नल के स्टाइल को जानते हुए मिनसोक समझ जाता है कि उसके सामने सिर्फ बातें काम नहीं करेंगी। इस बार वो कर्नल का पसंदीदा खेल खेलेगा। कर्नल के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की स्माइल आती है जब मिनसोक फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो जाता है। कर्नल उसकी स्टांस को लड़ाई का न्योता समझता है। बिना कुछ सोचे वो अपने स्ट्रैप्स खोलकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ब्लू हॉक ने जिंदगी में ढेर सारे पागल देखे हैं, पर उसे क्या पता था कि मिनसोक जैसा कोई उसका फेवरेट गेम को पहले से जानता होगा। कर्नल पूरा फोकस मिनसोक पर करता है और एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह उस पर अटैक करता है, ये जानने के लिए कि ये मिनसोक आखिर है कौन। सीन सिपाहियों की तरफ शिफ्ट होता है जो कर्नल के ऑर्डर्स पर कोड रेड अलर्ट लगा रहे होते हैं और सबको वार्निंग दे रहे होते हैं। हियरी एकदम शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, पर सिपाही अभी कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है, वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। अचानक कैप्टन गोक पीछे से टपक पड़ता है और इससे पहले कि हियरी उससे कुछ पूछ पाती, ये बंदा उसके मुंह पर बंदूक तान देता है। ये देखकर हियरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कैप्टन गॉक हाई अलर्ट पर है क्योंकि उसे लगता है कि जिस मॉन्स्टर ने अभी उनके लीडर पर अटैक किया उसका हियरी से कोई कनेक्शन है, क्योंकि उसने हियरी का नाम लिया है। ये मॉन्स्टर वाला वर्ड हियरी को कंफ्यूज कर देता है। सिपाही उसे मिनसोक का पूरा नाम रियू मिनसायोक बताते हैं जो उसने खुद दिया था। फिर भी कोई नहीं जानता कि ये बंदा असल में है कौन, सिवाय उन आउटसाइडर्स के जो बेस पर आए हैं। सबसे ज्यादा परेशान मिनसोक की बेटी दामी है जो अपने पापा के लिए डर रही है। सीन वापस लड़ाई की तरफ शिफ्ट होता है जहां मिनसोक अपनी साइतामा वाली पावर को पूरी तरह शो कर रहा है। उसके एक ही पंच से पूरी दीवार टूट जाती है और कर्नल डर के मारे उस अटैक से मुश्किल से बच जाता है। टूटी हुई दीवार ये प्रूव करती है कि इस बंदे के पास नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा पावर है। ब्लू हॉक को ये देखकर थोड़ी हंसी भी आती है कि मिनसोक अब भी खुद को इंसान कहता है। कर्नल का किक मिनसोक के सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस से ब्लॉक हो जाता है और तो और एक पल सेकंड वो वहां किक ब्लॉक कर रहा होता है और अगले ही सेकंड वो हवा में गायब हो जाता है और कर्नल के पीछे आकर उसे खत्म करने के लिए अटैक करता है। लेकिन ब्लू हॉक भी कोई आम इंसान नहीं है। वो आसानी से मिनसोक का पंच डॉज कर लेता है, भले ही वो अचानक पीछे से आया था। उसी समय कर्नल मिनसोक के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है जो उसे थोड़ी चोट पहुंचाता है। ये बात सोचना भी पागलपन है कि वो एक सुपर ह्यूमन ज़ॉम्बी का सामना कर रहा है और फिर भी लड़ रहा है। वो सच में गीगा चैड है। दोनों की सांस फूल रही होती है। कर्नल मिनसोक का कॉलर पकड़ता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे पता है कि वो मजाक कर रहा है और अपनी असली पावर छुपा रहा है। यही वजह है कि वो पहले वाला पंच डॉज कर पाया, वरना उसका भी कचूमर बन जाता। मिनसोक उसकी बात से सहमत है और कहता है कि वो सच में खुद को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर वो फुल पावर में आ गया तो कर्नल की मौत पक्की है और वो ये नहीं चाहता। ये कोई छोटी सी बात नहीं है जो कोई छोटा बच्चा कहता है, बल्कि ये वार्निंग उस बंदे से आ रही है जो दीवार को पंच करके एक पल में टुकड़े टुकड़े कर सकता है। कर्नल के लिए ये बात मानना मुश्किल है, पर यह सच है। जब से लड़ाई शुरू हुई, कर्नल के शरीर का हर हिस्सा ये बात चिल्लाता था कि दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। कंफ्यूज और परेशान होकर कर्नल उसका मिशन पूछता है। मिनसोक सीधा कहता है कि वो यहाँ अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्शन मांगने आया है। उसकी बात इतनी फनी है कि कर्नल उसके मुंह पर जोर से हंसता है। मिनसोक ने कर्नल से ये रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उसने अभी दुनिया के सबसे पावरफुल बंदे का सामना किया और वो बंदा अब प्रोटेक्शन मांग रहा है। ये बात सुनकर कोई भी हंसेगा, पर फिर मिनसोक अपनी असली वजह बताता है। उसकी चिंता खुद के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्यारी बेटी रयूदमी के लिए है, जो अभी सिपाहियों के बीच है। इतनी ज्यादा पावर के बावजूद ये बाप सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा और ब्रिगेड के शेल्टर में रहने की परमिशन मांगता है। उसकी बातें काफी नहीं और उसे ये पता है। तो मिनसोक घुटनों पर बैठ जाता है और एक बाप का अपनी बेटी के लिए असली प्यार दिखाता है। उसे अपनी ईगो की भी परवाह नहीं है। वो बस अपनी बेटी की जिंदगी के लिए ये सब कर रहा है और इसके लिए मिनसोक कर्नल का हर ऑर्डर मानने को तैयार है, लेकिन इसके बदले कर्नल को उनकी सुरक्षा करनी होगी। उस रात सीन ब्रिगेड के सिविलियन शेल्टर की तरफ शिफ्ट होता है जहां नॉर्मल सर्वाइवर्स रहते हैं, पर जब मॉन्स्टर का वर्ड रायू मिनसोक के साथ जोड़ दिया जाता है, सबका एटीट्यूड बदल जाता है। सिविलियंस डर से कांपने लगते हैं। वो मिनसोक पर शक करने लगते हैं और उसकी अजीब पावर और आंखों के रंग के बारे में बात करने लगते हैं। सब ये सोचने लगते हैं कि वो शायद एक ज़ॉम्बी है। मिनसोक की बात करें तो कर्नल के लिए इतना कुछ करने के बाद भी वो अभी भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है और जेल में बंद है। उसे ब्लू हॉक के वो शब्द याद आते हैं जब उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी डील पूरा करेगा और सबको ब्रिगेड में रहने देगा। पर उसकी असली चिंता मिनसोक को लेकर है, क्योंकि ऐसा बंदा अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पर मिनसोक ने खुद सजेस्ट किया था कि उसे बांधकर जेल में बंद कर दिया जाए जब तक ब्रिगेड के लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं हो जाता, ताकि वो दिखा सके कि वो कोई खतरा नहीं है। भले ही वो अब अकेला है, लेकिन उसकी बेटी दामी उसे इतना प्यार करती है कि वो चुपके से उससे मिलने आ जाती है। वो दूसरी तरफ से उसका हौसला बढ़ाती है और ये एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी है, अपनी बेटी को जिंदा और ठीक देखना। दामी खुशी से बताती है कि इमरजेंसी वार्निंग खत्म होने के बाद सिपाहियों ने उनका बहुत ख्याल रखा, इतना कि उसे अपने पापा से मिलने की भी परमिशन दी। पर उसे शेल्टर का घुटन वाला माहौल बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी बेटी के लिए इतना कुछ सहने के बाद भी मिनसोक माफी मांगता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका। दामी हैरान होती है,
पर मिन को लगता है कि उसने दूसरी बार उसका भरोसा तोड़ा और शायद वो उससे नाराज हो। पर दामी उसके सिर पर एक पंच मारती है और उसे याद दिलाती है कि उसने क्या क्या किया। अगर मिनसोक ने ये सब न किया होता तो आज कोई भी ब्रिगेड के शेल्टर में ना होता। इसलिए बुरा फील करने के बजाय वो उसे एक खुशी भरी स्माइल देती है और कहती है कि उसे अपने काम के बारे में अच्छा करना चाहिए, चाहे लोग उसे पसंद करें या न करें। सच में मुझे इस बंदे के लिए बहुत बुरा लगता है। वो इतनी मेहनत करता है और लोग फिर भी उसे एक विलन समझते हैं। पर दामी अपने पापा को एक बार फिर याद दिलाती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। ये प्यार भरा मोमेंट तब खत्म होता है जब दामी को पता चलता है कि रोल कॉल होने वाला है। अपने पापा को अलविदा कहते हुए वो तेजी से भाग जाती है और मिनसोक अपनी बुरी हालत में भी खुश है कि उसने अपनी बेटी को देखा। पर रियलिटी कुछ और है। दामी के हर कदम के साथ उसके इमोशंस उसे घेर लेते हैं और इतना कि वो एक जगह पर वो रोने लगती है, जिससे एक बात क्लियर हो जाती है कि उसने अपने पापा के सामने खलुश होने का नाटक किया था। मिनसोक भी बिल्कुल वही कर रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं। असल में दोनों को एक दूसरे से दूर रहने का बहुत दुख है। एक उम्मीद की किरण चमकती है जब कोई मिनसोक के सेल में आता है। ये सार्जेंट इनहुई है जो उसे कर्नल के साथ मीटिंग के लिए ले जाने आया है। अगले सीन में ब्लू हॉक मैप पर एक खास जगह पॉइंट करता है। ये एक स्टेशन है जहां उन्हें लगता है कि कुछ सर्वाइवर्स जिंदा हैं। उन्हें थोड़ी देर पहले एक सिग्नल मिला जो इस बात को कंफर्म करता है, पर उन सिग्नल्स के साथ एक अजीब फ्रीक्वेंसी भी आई जिसका कारण अभी तक पता नहीं। इस ऑपरेशन के लिए स्पीड बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें छोटी और एफिशिएंट टीम चाहिए। इसी वजह से कर्नल ने एक एलीट स्क्वाड बनाया है और ये स्क्वाड सिर्फ 2 लोगों का है, जिसमें कर्नल खुद है और दूसरा बंदा मिनसोक है। ऐसा लगता है ये दोनों ज़ॉम्बीज को सबसे दर्दनाक मौत देने वाले हैं। कर्नल इस मौके का फायदा उठाना चाहता है ताकि मिनसोक के मिशन को जान सके और उसकी बेटी के लिए प्यार को टेस्ट कर सके, ये देखने के लिए कि क्या ये बाप सच में सब कुछ करेगा या नहीं। ये बात सुनते ही मिनसोक अपनी चेन्स तोड़ देता है जैसे कोई सुपर हीरो हो। इससे ये पता लगता है कि वो कभी भी इन चेन्स से बाहर निकल सकता था, पर अपनी बेटी के लिए नहीं निकला। मिनसोक पूछता है कि वो कब निकल रहे हैं। कर्नल शैतानी स्माइल करता है और कहता है कि वो अभी निकलेंगे। और भाई, जिस तरह दोनों अपनी ऑरा शो कर रहे हैं, ये ज़ॉम्बीज तो पक्का खत्म है। यहाँ से गप्पाबल स्टेशन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा उस स्टेशन के नीचे ले जाता है। यहाँ एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है, जबकि बाकी सर्वाइवर्स लाइन में बैठे किसी के आने का वेट कर रहे हैं जो उन्हें यहाँ से रेस्क्यू कर ले। बच्चे का रो रो कर शोर मचाना बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर सकता है। छोटी डायन पास बैठे बंदे को थप्पड़ मारती है जिससे वो गुस्सा होने लगता है। एक और बंदा जो थोड़ी दूर बैठा होता है इस शोर से तंग आकर शिकायत करता है, लेकिन शुक्र है कि एक बूढ़ी औरत डायन का साथ देती है और सबको याद दिलाती है कि ये एक बच्चा है, इसे क्या पता कि ये क्या हो रहा है। डायन की माँ इस सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करती है। तभी छोटी लड़की अचानक कुछ आसमान में देखती है। तभी बच्चा चिल्लाती हुई वो आसमान की तरफ इशारा करती है। उसकी माँ कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अचानक उसका जिस्म डर के मारे कांपने लगता है जब उसे कुछ खतरनाक होने की फीलिंग आती है। अंधेरे गंदे सीलिंग की तरफ देखते हुए उसे अंधेरे में एक चेहरा दिखता है। ये चेहरा बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा लगता है और वो लाल आंखों वाला क्रीचर हम सबसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड है कि स्क्रीन पर आकर जंप स्केयर दे देता है। वैसे देखा जाए तो ये ज़ॉम्बी डेथ नोट के शिनिगामी ryuk जैसा लग रहा है। उस स्टेशन में सब लोग मदद के लिए वेट कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां गप्पाबल स्टेशन रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी होती है। उस स्टेशन के बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बीज चिल्ला रहे होते हैं। उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज रो रहे होते हैं, कुछ चीख रहे होते हैं, उनके चेहरे टूटे हुए होते हैं, हाथ पैर गायब होते हैं और उन्हें देखकर लगता है कि अब उनसे कोई शादी भी नहीं करेगा। इनमें से सबसे बदसूरत वाला ज़ॉम्बी का चेहरा अचानक रोशनी से अंधा हो जाता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वो 6 फुट हवा में उड़ता है और गाड़ी के नीचे कचूमर बन जाता है। गाड़ी के अंदर हमें अल्टीमेट 2 मैन स्क्वाड दिखता है, मिनसोक और ब्लू हॉक। कर्नल अपनी ट्रक की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि ये रोड रोलर से काफी ज्यादा बेहतर है और मिनसोक की बातों को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। मिनसोक न्यूट्रल जवाब देता है और कहता है कि रोड रोलर की रॉ पावर और ट्रक की मोबिलिटी दोनों के फायदे बताता है। मजे की बात यह है कि ये बहस करते हुए वो ज़ॉम्बीज को ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। 2 उंगलियां दिखाते हुए कर्नल कहता है कि इस मिशन में 2 जरूरी बातें हैं। पहला ये कि स्टेशन आधा तबाह हो चुका है, एंट्रेंस पूरी तरह ब्लॉक है और सबवे ट्रैक्स भी, यानी ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी प्रॉब्लम देखने के लिए वो टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाता है और फिर कर्नल एक अजीब म्यूटेटेड ज़ॉम्बी सिग्नल की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि ये अननोन क्रीचर या चीज सर्वाइवर्स के साथ बंद है। अगर साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये चीज सर्वाइवर्स के लिए बड़ा खतरा है और उन्हें टाइम वेस्ट किए बिना इन सबको बचाना होगा, वरना सब मर जाएंगे। वो मिनसोक को टैबलेट दे देता है और भाई, इस बंदे के हाथ की वेन्स देखकर लगता है कि ये 4 आर्म ट्रेनिंग एक्सपर्ट होगा। फिर कर्नल मिशन को पूरा करने का रास्ता बताता है, जो है गप्पाबल स्टेशन के वेंट्स। ये न सिर्फ परफेक्ट कंडीशन में है बल्कि रास्ता ढूंढने का सबसे आसान तरीका भी। प्लान ये है कि मिनसोक और उसका पार्टनर वेंट्स के थ्रू अंदर जाएंगे और धीरे धीरे सर्वाइवर्स तक पहुंचेंगे। ये है मिशन का बेसिक सा प्लान। सर्वाइवर्स की सेफ्टी पर जोर देते हुए कर्नल कहता है कि इस मिशन को बिना कोई गलती किए पूरा करना होगा।
लेकिन कर्नल के प्लान से अग्री करने के बजाय। मिनसोक सीधा बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और साथ ही कर्नल को शॉक कर देता है। गाड़ी में सन्नाटा छा जाता है जब ब्लू हॉक उसका विरोध सुनता है। मिनसोक ने 100% एक्यूरेसी से कंफर्म किया है कि ये मिशन सीधा बेकार जाएगा और कोई चांस नहीं कि ये सक्सेसफुल होगा। उसकी ये बात कर्नल के ईगो को चोट पहुंचाती है, लेकिन वो ध्यान से उसकी आर्ग्यूमेंट सुनता है जब मिनसोक ऑपरेशन के बारे में बताता है। मिनसोक कहता है कि उसकी हर पिछली जिंदगी में कर्नल ने यही स्ट्रैटेजी प्लान की थी, लेकिन हर बार एक ही रिजल्ट आया। भले ही मिनसोक मानता है कि कर्नल हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजीज बनाता है, लेकिन असलियत ये थी कि हर बार एक भी सर्वाइवर नहीं बच पाया। अब सर्वाइवर्स की बात हो रही है तो चलो सर्वाइवर्स की हालत चेक करते हैं। जब सर्वाइवर्स अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वो मकड़ी के जाले में उल्टा लटक रहे हैं, छत से झूलते हुए। डायन की माँ चिल्लाती है कि अचानक ये क्या हो गया। घबराकर वो अपने बच्चे को ढूंढती है और डायन के लिए बेचैन हो जाती है। खुशकिस्मती से उसके हिलने की वजह से जाला टूट जाता है और वो जमीन पर गिरती है। अपने बच्चे के लिए डरती हुई वो डायन का नाम चिल्लाती है। बाकी सर्वाइवर्स भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी डायन के बारे में कुछ नहीं पता। आखिर में डायन की माँ उस बंदे से पूछती है जिसने बच्चे के रोने की शिकायत की थी। वो बेचारा अभी भी जाले में लटका हुआ है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता कि वो यहाँ क्यों अटका है। वो बंदा घबरा जाता है क्योंकि कोई उसे जाले से निकालने को तैयार नहीं था। तभी वो बुढ़िया जो डायन के लिए लड़ रही थी उसके पास चुपके से आती है और एक शैतानी स्माइल देती है। वो बंदा चुप हो जाता है और सोचता है कि ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है, लेकिन अब तक उसे समझ जाना चाहिए था कि वो यहाँ क्या कर रही है, खासकर जब उस बुढ़िया की आंखें शैतानी लाल रंग में चमकने लगती हैं और वो उसे घूरती है। उसका चेहरा एक भयानक मॉन्स्टर जैसा हो जाता है और एकदम से बड़ा हो जाता है और वो बुढ़िया उस बंदे को किटकैट की तरह खा जाती है। ये भयानक मौत देखने वाले सर्वाइवर्स डर के मारे कांपने लगते हैं। अचानक उस बंदे का शरीर जमीन पर गिरता है, लेकिन जब वो वापस खड़ा होता है तो सब देखते हैं कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहा जो वो पहले था। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है और उसका टूटा हुआ चेहरा नए खाने को देखकर स्माइल करने लगता है। ये पहला ज़ॉम्बी इन सर्वाइवर्स के लिए उनकी जिंदगी का काउंटडाउन बनने वाला है। ज़ॉम्बी का शब्द चिल्लाते हुए सामने खड़ा मैन बन वाला बंदा अचानक ज़ॉम्बी के हाथों में आ जाता है, जैसे ज़ॉम्बी का उससे कोई पुराना झगड़ा हो। तभी बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन भागते समय वो सोचते हैं कि ज़ॉम्बी आखिर अंदर आया कैसे। भले ही वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों, लेकिन डायन की माँ सिर्फ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंतित है। बदकिस्मती से सर्वाइवर्स को एंट्रेंस पर एक डेड एंड मिलता है। तभी डायन की माँ को एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो बच्चा की आवाज सुनती है, ये वही आवाज जो उसकी बेटी निकालती थी। आवाज के सोर्स को ढूंढते हुए वो स्टेयरकेस की तरफ देखती है जो नीचे के लेवल तक जाती है। एक बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये डेड एंड है, लेकिन एक माँ की तरह वो अपनी बेटी को बचाने के लिए मौत के मुंह में चली जाती है। उस बंदे का बाप अपने बेटे को याद दिलाता है कि टाइम वेस्ट न करे और बाकी लोगों के साथ भागे, लेकिन अचानक वो लड़का अपने बाप के लिए चिल्ला उठता है, क्योंकि वो सर्वाइवर्स जो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, ज़ॉम्बीज ने उनका रास्ता काट दिया और उन्हें भी ज़ॉम्बी बना दिया। दूसरी तरफ डायन की माँ अपने बच्चे की आवाज के पीछे जाती है और कहती है कि वो उसे बचाने आ रही है। आवाज उसे और आगे बुलाती है और वो अपनी बेटी को बार बार याद दिलाती है कि वो आ रही है। ये तब तक चलता है जब तक वो स्टेयरकेस के नीचे नहीं पहुंच जाती और डायन का नाम चिल्लाकर उसे बुलाती है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है, क्योंकि वो छोटी सी प्यारी लड़की अब एक इंसान नहीं रही, बल्कि एक बदसूरत बड़ा सा ज़ॉम्बी बन चुकी है जो दूसरों को कैंडी की तरह खा रही है। डायन का शरीर एकदम मकड़ी जैसा हो गया है, उसकी टांगें लंबी और डरावनी हो चुकी हैं। बेचारी बच्ची अपनी पागलपन की हालत में आंसू बहा रही है और बच्चा चिल्लाती है जैसे वो दर्द में हो। ये देखकर उसकी माँ बिल्कुल पागल हो जाती है। वो लड़ने का ख्याल भी छोड़ देती है और अपनी बेटी को देखते हुए इनकार करती है और कहती है कि ये सब झूठ है, एक बुरा सपना है। वो बिल्कुल बेबस होकर वहीं जम जाती है। तभी डायन अपनी माँ को पकड़ती है, अपने मुंह के पास लाती है और उसका सिर काटने वाली होती है, लेकिन तभी उसे एक सरप्राइज मिलता है। एक ट्रक धमाके के साथ अंदर आता है और स्टेशन में इतनी जोर का धमाका होता है कि डायन का शरीर जलने लगता है और वो दर्द से चीखती है। इस वजह से डायन की माँ को कुछ नहीं होता और वो ये सब देखती रहती है। वापस मिनसोक और कर्नल की स्ट्रेटेजी प्लानिंग पर जाते हैं, ये बताने के बाद कि कर्नल का प्लान हर बार फेल हुआ और एक भी सर्वाइवर नहीं बच पाया। मिनसोक वहाँ ग्रीक गॉड जैसा खड़ा रहता है और इस मिशन को इम्पॉसिबल कहता है। ये मिशन तभी पूरा हो पाएगा जब वो कुछ धमाकेदार करेंगे। वापस प्रेजेंट में अभी वो आग में जल रहा है, लेकिन बिल्कुल चिल दिख रहा है, जैसे आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। थोड़ी देर बाद फाइनली मिनसोक की एक खास एबिलिटी का पता चलता है। उसे आग से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और ये बात कोई मजाक नहीं, वो ऑफिशियली नॉन ह्यूमन है और उसकी बात ही अलग है। अब बात करते हैं इस म्यूटेटेड मॉन्स्टर की, जिसे स्किनवॉकर कहते हैं। ये मकड़ी जैसा दिखने वाला एक हाई ग्रेड ज़ॉम्बी है जो पहले इंसान को बेहोश करता है और फिर उसका सिर खा जाता है। मिनसोक का जिस्म आग में लिपटा हुआ होता है, लेकिन वो इस बदसूरत क्रीचर को घूर रहा होता है। उसकी ऑरा से वो भयानक ज़ॉम्बी डर के मारे कांपने लगता है और चीखता है। अचानक डायन तेजी से मकड़ी का जाला छोड़ती है। वो जाला मिनसोक को लगभग लगने वाला होता है,
उस स्किनवॉकर का शरीर बिल्कुल मकड़ी जैसा है, जिसका मतलब है कि गर्मी उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। मिनसोक उस जाले को खींचकर तोड़ देता है और इतनी जोर से खींचता है कि डायन का मुंह जमीन पे जा लगता है। फिर मिनसोक तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो इसकी कमजोरी का फायदा उठाने के मूड में है। जब वो उसके मुंह के पास पहुंचता है तो ऐसे पंच मारने लगता है जैसे वो कोई $1,000,000 पंच चैलेंज में हो। उसकी एक्सप्लोसिव पंचेस से वो ज़ॉम्बी खून उगलने लगता है और दर्द से चीखता है। मिनसोक का प्लान स्किनवॉकर को आग से तबाह करने का है, ताकि वो लड़ने के काबिल न रहे। इसीलिए वो आग में जल रहा है और उसे बुझाना नहीं चाहता। एक और जबरदस्त पंच रेडी करते हुए मिनसोक अपना फाइनल पंच मारने वाला होता है, लेकिन जब वो मॉन्स्टर को खत्म करने वाला होता है, अचानक उसे एक पत्थर लगता है। घबराकर वो इधर उधर देखता है और उसकी नजर डायन की बेबस माँ पर पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो मिनसोक से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी पर अटैक न करे। ये एक दुख भरा सीन है कि ये माँ अपनी जान देकर भी अपनी मॉन्स्टर बेटी को बचाना चाह रही है। ये मिनसोक के लिए खतरनाक है क्योंकि इस इमोशनल सीन की वजह से स्किनवॉकर को मिनसोक के ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करने का चांस मिल जाता है। उसी समय उस ज़ॉम्बी का मुंह एक ब्लैक होल में बदल जाता है जो दांतों से भरा होता है। और हाँ, यहाँ गलती से भी अपना डंडा न डाल देना, वरना कहीं और डालने लायक नहीं रहेगा। उस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि मिनसोक का शरीर कागज की तरह खींचा जाता है। तभी उसकी नजर डायन की माँ पर पड़ती है, जो बस बेबस होकर ये सब देखती रहती है। ज़ॉम्बी का ब्लैक होल इतना पावरफुल है कि डायन की माँ का शरीर जमीन पर घसीटता हुआ उसकी तरफ जाता है, जबकि मिनसोक पूरा जोर लगाकर उससे लड़ रहा होता है। अपना हाथ जमीन पर रखकर वो इस प्रेशर को जितना हो सके कम करता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी बंद नहीं होता और एक अल्टीमेट वैक्यूम क्लीनर की तरह चूसता चला जाता है। ज़ॉम्बी मिनसोक के और करीब आ रहा होता है और उसका सिर काटने के लिए बस थोड़ा सा दूर है। ये सब मिनसोक के लिए खतरनाक लग रहा है, जो अपनी सारी पावर लगाने के बाद भी बस जमीन पर लेटकर इस ग्रेविटी को रोकने की कोशिश कर रहा है। मौत उसके सामने खड़ी है। तभी इस प्यारे बाप को अपनी बेटी दामी याद आती है, जिसने सेल में कहा था कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी बात को याद करते हुए वो अपना सिर जितना हो सके उठाता है और फिर जमीन पर इतनी जोर से अपना सिर मारता है कि जमीन टूट जाती है। मिनसोक वापस सिर उठाता है और यही सब रिपीट करता है ताकि वो किसी तरह इस जगह से निकल सके। बदकिस्मती से ये ज़ॉम्बी थकने का नाम नहीं ले रहा और अपनी वैक्यूम वाली एबिलिटी को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन अचानक स्किनवॉकर रुक जाता है। तभी मिनसोक एक शानदार अपरकट से उसे उसकी औकात याद दिला देता है। एक ही पंच में उसका मुंह झेली की तरह खराब हो जाता है। इसके जवाब में स्किनवॉकर डायन की छोटी सी आवाज में रोता है और अपनी माँ से हेल्प मांगता है। लेकिन चाहे ये ज़ॉम्बी रोए या जो मर्जी करे, मिनसोक उस पर कोई रहम नहीं करता और उसके मुंह पर एक लात मारता है और कहता है कि जो भी ये बोल रहा है वो सब गलत है। अब उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है और पहचान में नहीं आ रहा कि वो कौन सा भयानक मॉन्स्टर है। ज़ॉम्बी खून की उल्टियां करता है जबकि मिनसोक उससे दूर हो जाता है। इसी समय वो स्किनवॉकर सच में एक दुख भरा चेहरा दिखाता है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्टिंग है, बिल्कुल वैसा जैसा मिनसोक चाहता था। वो इस ज़ॉम्बी को एक कुत्ते की मौत मारना चाहता है। मिनसोक इस कचरे के ढेर को यकीन दिलाता है कि अब इसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकलेंगी। स्किनवॉकर जोर से चीखता है क्योंकि मिनसोक उसके हाथ पैर एक एक करके नोच रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी सर्वाइवर्स भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं। ये लोग अभी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़ॉम्बीज अंदर न घुसें। उन्हें पता है कि अगर ये बैरिकेड टूटा तो सब खत्म हो जाएगा। सर्वाइवर्स ज्यादा से ज्यादा लोग जमा करते हैं ताकि इस भीड़ को रोक सकें। उन सबको इस बात पे शक होता है कि क्या ये सच में ज़ॉम्बीज हैं। नॉर्मल ज़ॉम्बीज के मुकाबले ये चुपके से अटैक करते हैं और इनके चेहरे और भी डरावने हैं। एक लड़के का बाप उसे कहता है कि बकवास बंद करे और जोर लगाने पर फोकस करे। तभी उसकी नजर दूर किसी चीज पर पड़ती है। वो देखता है कि उस कमरे में धुआं जमा होने लगता है। ये धुआं मिनसोक के आग वाले कारनामे की वजह से है, जो इनके सरवाइव करने के चांसेस को कम कर रहा है। सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उस लड़के का गीगा चैट जैसा बाप उन्हें कहता है कि इस समय जो वो कर सकते हैं उस पर पूरी जान लगा दें। लेकिन अचानक उसका बेटा उदास चेहरे के साथ उससे कुछ कहता है। बाप पूछता है कि उसे अब क्या चिंता है। बेटा एक अजीब बात बताता है और कहता है कि उसे अब ज़ॉम्बीज के चलने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। अचानक दरवाजे पर एक जोर का धमाका होता है। इस ब्लास्ट की वजह से सर्वाइवर्स पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं और उन्हें अपनी मौत सामने दिख रही होती है। दरवाजा कभी भी टूट सकता है और अब उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। तभी एक आदमी चौंक जाता है और वो उस बंदे से उसका नाम पूछता है जो उसके सामने खड़ा है। वो बंदा कोई और नहीं, मिनसोक है, जो अपनी बाकी हनमा जैसी बॉडी के साथ वहां खड़ा होता है और बाहर ज़ॉम्बीज को चैन की नींद सुलाकर आया होता है। गप्पाबल स्टेशन रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ता है। आप सबको उन वेंट्स के बारे में याद होगा जिसे उन दोनों ने इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। तभी मिनसोक एक वेंट को हवा में उड़ा देता है, जबकि कर्नल उसके आने का वेट कर रहा होता है और उसके चेहरे पर एक खुशी भरी स्माइल होती है। सुबह तक 37 सर्वाइवर्स को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाता है और मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। स्टेशन के बंद एरिया को और चेक करते हुए सिपाहियों को एक अजीब चीज मिलती है और सब लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि डायन जिंदा है और अभी तक वो एक जाले में फंसी हुई थी।
ये बात सुनने में एक चमत्कार से कम नहीं लगती कि मिनसोक ने लगभग 40 लोगों को बचा लिया, और वो भी ऐसे टाइम में जब उनके लिए बचना इम्पॉसिबल हो चुका था। बेस पर वापस आते हुए दामी शॉक में खड़ी होती है जब वो देखती है कि वही लोग जो पहले मिनसोक को ज़ॉम्बी कहते थे अब उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसे मिरेकल मैन के नाम से बुला रहे हैं। मिनसोक बस हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा करता है। इस दौरान कैप्टन हियरी उसकी इस कामयाबी देखकर थोड़ी जेलस सी लग रही है। कर्नल खुद मिनसोक की तारीफ करता है और कहता है कि उसने मिशन पास कर लिया और लोगों का भरोसा जीत लिया। भीड़ के बीच मिनसोक की नजर अपनी बेटी से मिलती है। वो इकलौती इंसान जिसकी उसे सच में फिक्र है, उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए वो उससे मिलने के लिए तड़पता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। आखिर में ऑपरेशन का स्टेटस रिपोर्ट आता है। टोटल 15 लोगों की मौत और 12 छोटी इंजरीज के साथ 40 लोगों के सरवाइव करने की वजह से मिशन को सक्सेसफुल माना जाता है। सीन एक सार्जेंट की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने बेड पर सो रहा होता है, जहां वही सार्जेंट जो मिशन पर गया था और अभी रेस्ट कर रहा है, उसकी हालत ठीक नहीं है और वो उस पिछले मिशन के बाद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। उसका जूनियर दरवाजा बंद करके चला जाता है, जबकि सार्जेंट गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन दल में कुछ काला है। उसकी गर्दन के लेफ्ट साइड पर एक इन्फेक्शन का निशान बन रहा है। तभी कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आता है जब सार्जेंट का चेहरा एक अजीब सी ज़ॉम्बी स्माइल में बदल जाता है, जो बेस कैंप के लोगों के लिए खतरनाक संकेत है। बाहर सब लोग मिशन की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, बिना ये जाने कि उनके लिए एक और भयानक सरप्राइज रेडी है। दामी डायन की माँ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है और दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। इस दौरान कर्नल भी अच्छे मूड में होता है और वो मिनसोक के साथ एक दोस्त की तरह एंजॉय कर रहा होता है। अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए वो कहता है कि उसे हमेशा लगा कि मिनसोक में कुछ स्पेशल है, पर उसे सच में नहीं पता था कि वो ऐसा चमत्कार करेगा। तारीफ करने के साथ साथ ब्लू हॉक कहता है कि आगे के मिशंस में वो मिनसोक के प्लान्स पर ट्रस्ट करेगा। अपनी पसंदीदा ड्रिंक को देखते हुए कर्नल कहता है कि ये रात सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों ने आज रात पी ली तो इस बेस को बचाने के लिए कोई नहीं होगा। एक टोस्ट देते हुए कर्नल उन लोगों को याद करता है जो जल्दी ही इस दुनिया से चले गए और बचे हुए लोगों के लिए दुआ करता है कि वो आखिर तक सरवाइव करें। मिनसोक उसके इस ख्याल को पसंद करता है, पर उसका चेहरा चिंतित सा लगता है। वो कर्नल से पूछता है कि उसने अभी तक उससे कोई सवाल क्यों नहीं किया। अब तक मिनसोक से किसी भी अजीब चीज के बारे में पूछा नहीं गया, जैसे कि उसे कैसे पता था कि कर्नल का प्लान फेल होने वाला है, या ये बात कि वो बाकी ज़ॉम्बीज से अलग क्यों है। मिनसोक जानता है कि कोई भी उसके सीक्रेट्स जानने के लिए मर रहा होगा। इसके जवाब में कर्नल एक सिंपल से जवाब से मिनसोक को शॉक कर देता है और कहता है कि उसे सब पता है। मिनसोक कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कर्नल मजाक में कहता है कि उसने इतने मानवा पढ़े हैं कि उसे सब समझ आ गया। ये बात बहुत फनी है क्योंकि वो भी बिल्कुल हम जैसा मानवा फैन है, और वो कहता है कि उसे मिनसोक की कहानी या उसके सीक्रेट से कोई मतलब नहीं। आखिर में कर्नल का एक ही मिशन है और वो इन लोगों को इस अपोकलिप्स में बचा के रखना है। एक बच्चे जैसी स्माइल के साथ वो कहता है कि उसे सिर्फ लोगों की जिंदगी बचाने से मतलब है। उसका ये साफ जवाब मिनसोक को पसंद आता है। मिनसोक स्माइल करता है और कहता है कि कर्नल हमेशा से ऐसा ही था। ब्लू हॉक इस बात से अचानक थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन मिनसोक और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता और चुप हो जाता है। अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करते हुए ब्लू हॉक अचानक मिनसोक से पूछता है कि जब उसका असली मिशन डीजोन तक जाना था तो वो यहाँ क्यों रुक गया, और अब तो उसके पास इतनी पावर है कि वो आसानी से वहाँ पहुँच सकता है। मिनसोक जवाब देता है कि उसे इस ब्रिगेड में कुछ काम निपटाने हैं। उसकी बात कर्नल को हैरान कर देती है। अचानक मिनसोक का चेहरा उदास हो जाता है जब वो अपनी पिछली रीइंकार्नेशंस को याद करता है। हर बार जब उसने जल्दी की तो हर बार एक ही भयानक रिजल्ट का सामना करना पड़ा, और वो था उसकी बेटी की मौत। कर्नल समझ जाता है कि मिनसोक असल में दामी की सेफ्टी के लिए चिंतित है। मिनसोक कर्नल की इस बात से थोड़ा शॉक हो जाता है। ब्लू हॉक कहता है कि इस दुनिया में सबसे करीबी और सबसे जिद्दी चीज एक पेरेंट के लिए हमेशा उसका बच्चा होता है। बात बदलते हुए मिनसोक अचानक इधर उधर देखता है और कैप्टन हेयरी को ढूंढता है और सोचता है कि वो अचानक कहाँ गई। सिर्फ उसका नाम सुनते ही कर्नल का मूड एकदम से बदल जाता है और वो पहले से भी ज्यादा तेजी से पीने लगता है। वो और कुछ ड्रिंक्स मंगाता है ताकि अपने इस रिएक्शन को छुपा सके। अचानक दामी अपने पापा से बात करने आती है और कहती है कि वो थक गई है और जल्दी सोना चाहती है, एक अच्छे बाप की तरह उसकी हेल्प करते हुए। मिनसोक उसके विरोध के बाद उसे वापस छोड़ने जाता है। बाप बेटी की जोड़ी धीमे धीमे दूर जाने लगती है। कर्नल मिनसोक के खुश चेहरे को देखता रहता है। वो सोचता है कि आदमी जो कि एक मॉन्स्टर से कम नहीं, वो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से इतना सॉफ्ट हार्टेड बन चुका है। ये सचमुच एक रेयर सीन है। कर्नल को मिनसोक पर काफी ज्यादा ट्रस्ट है। उसे डीजोन का आइडिया बहुत पसंद है, लेकिन वो अफसोस के साथ कहता है कि वो मिनसोक को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। आखिर मिनसोक की वजह से ही कर्नल अब एक ऐसा फ्यूचर सोच सकता है जहां वो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी बना सकता है। एक प्राइवेट सोल्जर कर्नल के पास आता है, जिसे देखकर वो खुश होता है और सोचता है कि और ड्रिंक्स आ गए हैं, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है जब वो सोल्जर अपनी गर्दन पकड़ता है। वो बंदा पसीने में डूबा हुआ होता है। उसकी आंखों में डर दिखता है जब वो एक बड़ी प्रॉब्लम रिपोर्ट करता है। इस सब के दौरान मिनसोक और उसकी बेटी दामी साथ साथ चल रहे होते हैं।
अचानक वो अपनी बेटी की तरफ देखता है और कर्नल के शब्द उसके जहन में गूंजते हैं। दामी को देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम लेते हुए वो दामी का ध्यान खुद की तरफ करता है और एक सवाल पूछता है। अपनी मॉन्स्टर जैसी पावर्स के बाद भी मिनसोक सोचता है कि क्या उसकी बेटी दिल से उसके बदलते हुए रूप से डरती है। आखिर अब वो उस इंसान जैसा बिल्कुल नहीं रहा जो पहले था, और फिर भी उसकी प्यारी बेटी ने कभी उससे सवाल नहीं किया और हमेशा उसे बिना किसी डर के एक्सेप्ट किया। अपनी सबसे बड़ी वीकनेस के सामने ये चिंतित बाप पूछता है कि क्या दामी उससे चुपके से डरती है। तभी उसका शरीर एकदम से कांपने लगता है जब दामी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि वो सच में डरती है। मिनसोक बिल्कुल चुप हो जाता है जब दामी कन्फेस करती है कि हर दिन उसके जहन में ये ख्याल आता है कि एक दिन उसका बाप उसे भी दूसरों की तरह मार देगा, लेकिन अब ये नाटक करना उसके लिए मुश्किल हो गया है। वो एकदम रोने लगती है और कांपती हुई आवाज के साथ वो तीखे शब्दों में पूछती है कि उसका असली बाप कहाँ है, क्योंकि ये खूनी मॉन्स्टर उसका बाप नहीं हो सकता। डरने की बात नहीं है भाइयों, ये सब सिर्फ मिनसोक का एक बुरा सपना था। मिनसोक अपने सबसे डरावने ख्वाब से एकदम जाग जाता है जब दामी चिंता के साथ उसे चेक करती है और पूछती है कि वो इतना चिंतित क्यों है। वो बात बदलने की कोशिश करता है और डर के मारे वो दामी से कोई भी सवाल उससे नहीं पूछता। दामी अचानक खांसने लगती है। शायद मौसम बदलने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। मिनसोक नहीं चाहता कि उसकी बेटी बीमार पड़े, इसलिए वो उसे अंदर जाने और गर्म रहने को कहता है और खुद मेडिसिन लेने के लिए जाने वाला होता है। लेकिन ये खुशी एक सेकंड में खत्म हो जाती है जब उसे पास में कुछ अजीब सा फील होता है। दामी कंफ्यूज हो जाती है जब उसका बाप उसे इस बार पूरे नाम से पुकारता है। अचानक ये बंदा पागल हो जाता है और अपनी बेटी पर तेजी से अटैक करता है। दामी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो बेबस होकर चीखती है जब मिनसोक का पंच उस तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन तभी पता चलता है कि मिनसोक ने दामी को टारगेट नहीं किया था, बल्कि वो एकदम से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है जैसे उसने कुछ पकड़ लिया हो। दामी गुस्से में अपने बाप से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मिनसोक अपनी मुट्ठी में मसले हुए ज़ॉम्बी मच्छर को घूर रहा होता है। ये छोटा सा कीड़ा उसकी बेटी को काटने वाला था और वायरस फैलाने वाला था। जब मिनसोक इसे हैरानी से देख रहा होता है, अचानक उसे कोड ब्लैक का अलार्म सुनाई देता है। बेस में घुसपैठ हो चुकी है और तुरंत सुरक्षा शेल्टर में जाने का ऑर्डर दिया जाता है। सीन वापस कर्नल की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने एक सिपाही को अपनी आंखों के सामने वायरस का शिकार होते देखता है। वो बंदा अपना ज़ॉम्बी जैसा बदसूरत चेहरा ऊपर करता है और एक विलेन जैसी स्माइल के साथ उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब थोड़ी देर पहले ही कर्नल और मिनसोक एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। कर्नल ने उसे एक नए ज़ॉम्बी के बारे में बताया जिसको उसने ईटर नाम दिया था। पहली बार जब उसने इसे देखा, उसे लगा कि ये दुनिया का सबसे बदसूरत ज़ॉम्बी है, लेकिन जब उसने वो मोटा स्पाइडर देखा तो उसे लगा कि ईटर तो काफी हैंडसम था। मजाक से हटकर मिनसोक ने उसे बताया कि ज़ॉम्बीज कैसे इवॉल्व कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में ये ज़ॉम्बीज और ज्यादा पावरफुल और डरावने हो गए हैं। इनका इतनी तेजी से बढ़ना अभी भी इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है, और ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कर्नल के जहन में ये सब चल रही होती है जब वो इन्फेक्टेड सिपाही को अपनी तरफ दौड़ता हुआ देखता है, एक शैतानी स्माइल के साथ। तेजी से रिएक्ट करते हुए ब्लू हॉक उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसे मिनसोक की बात याद आती है कि उसने यहाँ रुकने का फैसला क्यों किया, क्योंकि इस कमांडर का बेंच प्रेस रिकॉर्ड 223 किलोली का है, जो कि नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। ये एक अकेला ऐसा कमांडर है जो अकेला एक पूरी बटालियन को तबाह कर सकता है। ये है ब्लू हॉक, मैकेनिकल ब्रिगेड का कमांडर। और जब वो ज़ॉम्बी के चेहरे को अपने हाथों से कुचल रहा होता है, वो उसका सिर पूरी तरह अलग कर देता है। अब जब उसने सर्वाइवर्स के सामने एक ज़ॉम्बी को मार दिया है, सब घबरा जाते हैं और सवाल करते हैं कि ब्रिगेड के अंदर ज़ॉम्बी आया कैसे। आने वाले खतरे के बारे में सोचते हुए कमांडर अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि सबको तुरंत शेल्टर्स में वापस ले जाओ। वो देखता है कि लोग डर के मारे हिल नहीं पा रहे। कर्नल जोर से चिल्लाता है और सबको होश में लाते हुए कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें जी जान लगाकर भागना होगा। सिपाही अपना काम शुरू कर देते हैं और सर्वाइवर्स को उनके शेल्टर्स में वापस ले जाते हैं। इस दौरान कर्नल चा इस घटिया वायरस की वजह से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका स्ट्रॉन्ग बेस भी टूट गया। अचानक उसकी नजर ज़ॉम्बी के गर्दन पर एक इन्फेक्शन के निशान पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच सके, उसे एक चीख सुनाई देती है। पता चलता है कि और भी ये शैतानी स्माइल वाले बदसूरत ज़ॉम्बीज कैंप में आतंक मचा रहे हैं। कर्नल सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और एक ज़ॉम्बी के चेहरे पर लात मार देता है। ज़ॉम्बी को गिराते हुए वो एक स्टिक उठाता है। वो ज़ॉम्बी के सिर पर एक जबरदस्त वार करता है और उसकी जान निकाल देता है। इस बार कर्नल अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से उसका गियर लाएं और रियू मिनसायोक को तुरंत यहाँ बुलाएं। ब्लू हॉक के ऑर्डर सुनते ही सिपाही तेजी से काम शुरू कर देते हैं। इस दौरान कर्नल गुस्से से लाल हो रहा होता है कि ये ज़ॉम्बीज उसके एरिया में घूम रहे हैं और उसका नाम बदनाम कर रहे हैं। वही अपनी लेजेंडरी स्टिक उठाकर वो एक पागल की तरह उन पे वार करने लगता है। हर ज़ॉम्बी को याद दिलाता है कि ये उसका एरिया है। वो सब पे चिल्लाता है कि ये चापंग हो का कैंप है। एक और ज़ॉम्बी को मारते हुए वो उसके सिर को स्टिक से तोड़ देता है। एक ज़ॉम्बी चुपके से उसके साइड से आता है, लेकिन कमांडर तुरंत स्टिक से एक सिक्सर मार देता है।
कर्नल उनकी स्पीड से थोड़ा हैरान होने लगता है और एक ज़ॉम्बी उसे पीछे से काटने के लिए आता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो टाइम पर रिएक्ट करता है और उसे मार देता है। कर्नल को सांस लेने के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिलता क्योंकि और ज्यादा ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। गुस्से से भरकर वो जोर से चीखता है और अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट कर लेता है। सीन सर्वाइवर्स की तरफ शिफ्ट होता है जो अभी शेल्टर्स की तरफ जा रहे हैं। शेल्टर के अंदर मिनसोक अपनी बेटी को कंस्ट्रक्शन हेलमेट पहनाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे नहीं उतारना। उसने दामी का चेहरा भी ग्लासेस और मास्क से ढक दिया है, जिससे दामी पूछती है कि इस बार वो इतना चिंतित क्यों है। दामी सीधा सवाल पूछती है कि इस बार ऐसा कौन सा ज़ॉम्बी है जिसका वो सामना कर रहे हैं। मिनसोक बताता है कि ये मॉस्की है, एक मच्छर जैसा ज़ॉम्बी, और सच कहूं तो ये नाम बहुत क्यूट है। बात सिंपल है, उस मच्छर के एक बार काटने से कोई भी ज़ॉम्बी बन सकता है, लेकिन हर किसी का ज़ॉम्बी बनने का टाइम अलग होता है। सच्चाई ये है कि मिनसोक इस सिचुएशन से परेशान है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उसका सामना मॉस्की से होगा। प्रॉब्लम ये है कि उसने सिर्फ एक जिंदगी में मॉस्की का सामना किया था, यानी उसके पास इस बार एक्सपीरियंस की कमी है। लेकिन वहाँ एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं जब एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए गुस्से से भरा हो। उसका परेशान चेहरा दामी को चिंता में डाल देता है। मिनसोक एक ऐसे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है जहाँ उसकी बेटी नहीं है। उसे पता है कि मॉस्की एक झुंड में अटैक करेंगे, लेकिन उनकी मेन बॉडी कहीं और छिपी है जहां से वो पैदा हो रहे हैं। मॉस्की ज़ॉम्बी का इफेक्ट इतनी जल्दी फैल रहा होता है कि ये न्यूज कैप्टन हेरी तक पहुंच जाती है, जो समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। उसका इन्फॉर्मेंट बताता है कि ज़ॉम्बी एक्सपर्ट ने सबको पूरे कपड़े पहनने और खुद को प्रोटेक्ट करने की सलाह दी है। मिनसोक का नाम सुनते ही हेरी के होश उड़ जाते हैं, जब उसे याद आता है कि उसके बाप ने मिनसोक से ऐसे बात की थी जैसे वो उनके बचपन का दोस्त हो। ये सीन उसे गुस्सा दिलाता है, लेकिन वो टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि वो भी कवर्ड कपड़े पहने और ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें जो मिनसोक ने दी हैं। आखिर में वो अपने बाप की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछती है। सिपाही घबरा जाता है और हिचकिचाहट के साथ जवाब देता है। अचानक उसका एक जूनियर बेस की दीवार से कैप्टन को चीख कर बुलाता है और बताता है कि ब्रिगेड के बाहर एक ज़ॉम्बी घूम रहा है। हेरी को यह बात अजीब लगती है कि वो एक ज़ॉम्बी पर फोकस कर रहे हैं जब अंदर पहले ही युद्ध चल रहा है। सिपाही उसे बताता है कि इस ज़ॉम्बी का शरीर कुछ अजीब है, जो हेरी को चिंता में डाल देता है। ज़ॉम्बी के शरीर को समझाने के लिए वो बंदा वापस मुड़कर देखता है। दूर से उसे एक बालों वाला मेंढक दिखता है जो एक भयानक मॉन्स्टर की तरह स्माइल करता है। ऐसा लगता है जैसे वो नरक से आया हुआ मेंढक हो। इस मॉन्स्टर का डरावना मुंह एक बड़े गटर की तरह खुलता है, जिससे ढेर सारे मच्छर निकलकर उड़ने लगते हैं, जैसे ये कोई मच्छर पैदा करने वाली मशीन हो। डर के मारे सिपाही कैप्टन को बताता है कि उनका सामना एक मच्छर के झुंड से है जो इस ज़ॉम्बी के मुंह से निकल रहा है। इस सिचुएशन को समझने में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस कारण से हेरी देखती है कि मच्छरों का एक बड़ा झुंड दीवार के ऊपर चढ़ रहा है। दीवार पर खड़ा बंदा बस डर के मारे चीख रहा होता है। कैप्टन सबको अंदर वापस जाने का ऑर्डर देती है। अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। एक इंसान परी की तरह हवा में तैर रहा होता है। ये सुपरमैन नहीं, हमारा प्यारा ज़ॉम्बी एक्सपर्ट है। हेरी हैरान होकर पूछती है कि ये बंदा क्या कर रहा है। थोड़ी देर पहले वो शेल्टर में बैठा हुआ था, तभी कर्नल के सिपाही मिनसोक को ढूंढने आते हैं और उसे बाहर आकर लड़ने को कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की सुरक्षा की फिक्र है। वो सिपाहियों को डांटता है कि वो एक सिविलियन से उनके लिए लड़ने को कह रहे हैं। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए मिनसोक कहता है कि वो अपनी बात दोबारा रिपीट नहीं करेगा, वो यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेगा। लेकिन तभी उसकी बेटी उसके सिर पर कंस्ट्रक्शन हेलमेट रखती है। दामी के इस मूव से मिनसोक दंग रह जाता है। उसकी बेटी कहती है कि वो इतनी वीक नहीं है कि वो एक ज़ॉम्बी मच्छर का सामना नहीं कर पाएगी। वो चाहती है कि शेल्टर के लोग बचे रहें, और ये तभी पॉसिबल है जब मिनसोक उन्हें बचाएगा। अपनी बेटी के कांपते हाथों को देखते हुए मिनसोक उसकी आंसू भरी आंखों में देखता है जब वो उससे सबको बचाने की रिक्वेस्ट करती है। यही कारण है कि वो यहाँ तक आया है। वो अपना फ्लेम थ्रोवर जमीन पर रखता है और उसकी गन को दुश्मनों की तरफ एम करता है। अपनी बेटी के शब्दों से प्रोत्साहित होकर मिनसोक सबको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरह एक नए मिशन की शुरुआत होती है जिसका एक ही प्लान है, सबको आग में जलाकर राख कर दो। मिनसोक ट्रिगर दबाता है। मिनसोक अपने फ्लेम थ्रोवर के साथ मच्छरों के झुंड पर आग बरसा देता है। सारे मच्छर उसकी आग के आगे जलकर राख हो जाते हैं। वो बदसूरत मेंढक ये सब देखता रहता है। अपने बनाए हुए मच्छरों को आग में जलते देखकर वो गुस्सा हो जाता है। मिनसोक के चेहरे पर एक खुशी भरी स्माइल होती है क्योंकि वो इस बदसूरत ज़ॉम्बी के प्लान को चकनाचूर कर रहा है, वो भी उसके सामने। मेंढक अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो एक इम्पॉसिबल काम करता है। एकदम से आग के तूफान के ऊपर छलांग लगा देता है। ये देखकर मिनसोक गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इसे एक ही वार में खत्म करना चाहता था। ज़ॉम्बी के पीछे जाने का फैसला करते हुए वो एक बड़ी छलांग के साथ दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और सीधा हेरी की गाड़ी में लैंडिंग करता है। लगता है कैप्टन भी उस ज़ॉम्बी के पीछे लगी हुई है क्योंकि उसे पता है कि ये मच्छरों का झुंड इसी की वजह से है। वो इस ज़ॉम्बी को बेस को तबाह करने के बाद भागने के लिए कभी माफ नहीं करेगी। हेरी कहती है कि मिनसोक के दिमाग में शायद कोई आइंस्टाइन वाली नॉलेज है क्योंकि उसे हमेशा पता होता है कि ज़ॉम्बी को कैसे मारना है। एक पल के लिए चुप रहकर मिनसोक उसकी बात से सहमत होता है। कैप्टन उसके जवाब से खुश होती है और कहती है कि पहले वो इस ज़ॉम्बी को खत्म करेंगे और उसके बाद
वो खुद मिनसोक से निपटेगी क्योंकि उसके पास उसके लिए ढेर सारे सवाल रेडी हैं, और अगर इस बार उसने झूठ बोला तो वो उसका चेहरा नोच लेगी और कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कैप्टन अपने पापा के बार बार झूठ बोलने से पूरी तरह तंग आ चुकी है। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और अपने टारगेट के पीछे बेस से निकलकर जंगल की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वही जॉम्बी मेंढक अपनी केव में वापस आता है। इस जॉम्बी का नाम स्लाइडर है, एक एलीट लेवल जॉम्बी जो अपने बच्चों को डुप्लीकेट कर सकता है। और हाँ, डुप्लीकेट शब्द बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये मेंढक जोर से चीखता है ताकि अपने सारे भाइयों को बुलाता है। उसकी आवाज एक और मॉन्स्टर का ध्यान खींचती है जिसकी 5 बड़े बड़े आंखें हैं। ये 5 आंखों वाला मॉन्स्टर एक डीमन किंग की तरह दिखता है और खुशी से झूम रहा होता है। स्लाइडर एक ऐसा जॉम्बी है जो अपनी मेन बॉडी को अंधेरे में छिपाकर प्रोटेक्ट करता है। इसे ढूंढना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत डरावना है और अपने मिनियंस के थ्रू हर चीज देखता है। जब ये मेंढक नाच रहा होता है, मिनसोक अचानक कहीं से निकलता है और उसके चेहरे को जमीन पर दे मारता है और स्लाइडर की गंदी आंखों से नजर मिलाता है। उसका अचानक अटैक करने का प्लान काम कर जाता है। जॉम्बी एक्सपर्ट उसकी गर्दन पर जोर डालता है और मिनसोक उसकी गर्दन पर इतना जोर लगाता है कि स्लाइडर के मुंह से मच्छरों का आखिरी झुंड निकल जाता है। ये झुंड एक बड़ी लहर की तरह एक साथ आता है, लेकिन कैप्टन के फ्लेम थ्रोवर के हाथों पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। ये शानदार प्लान उन्होंने स्लाइडर के हाइडआउट में पहुंचने से पहले बनाया था। अचानक हियरी को पता चलता है कि बेस के सारे लोग, जिनमें दामी भी शामिल है, सब सुरक्षित हैं क्योंकि मच्छरों का झुंड खत्म हो गया है। बेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि युद्ध के बावजूद भी ये तुरंत रिकवर कर लेता है। ये सब कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शानदार लीडरशिप का नतीजा है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडर के हाथों में है। यही वजह है कि मिनसोक ने चापुंग हो के बेस में रहने का प्लान बनाया। वो कैप्टन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन असल में हियरी को लगता है कि मिनसोक ने जो किया वो इसके आगे ये कुछ भी नहीं है। सिपाही सिर्फ इसलिए मिनसोक के प्लान को फॉलो कर सक रहे थे क्योंकि उसने पहले ही उन्हें मच्छरों को खत्म करने का तरीका दिखा दिया था। रेडियो ट्रांसमिशन में बस उस जॉम्बी एक्सपर्ट की तारीफ ही सुनाई दे रही थी जिसने उन्हें आज उन जॉम्बी मच्छरों से बचाया था। जब हियरी उससे दोबारा सवाल करने वाली होती है तो मिनसोक उसे रोकता है और असली मिशन पर फोकस करने का कहता है। वो दोनों स्लाइडर को अपने असली शरीर को इन्फॉर्मेशन देते देख रहे होते हैं। मिनसोक ने तुरंत अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर उसका असली शरीर भाग गया तो ब्रिगेड फिर से खतरे में पड़ जाएगा। दोनों अपना फोकस मिशन पे लगाते हैं और वो हियरी को एक सिंपल काम देता है, जो भी बाहर आए उसे खत्म कर दो ताकि उस मॉन्स्टर को रिकवर होने का कोई चांस न मिले। मिनसोक कहता है कि इतना सब करने के बाद भी इस एलीट लेवल ज़ॉम्बी को मारना इतना आसान नहीं होगा। इस ज़ॉम्बी की सबसे बड़ी पावर है उसकी कभी न खत्म होने वाली बनने की एबिलिटी, यानी ये ज़ॉम्बी खुद से ही नए ज़ॉम्बीज पैदा कर सकता है और वो भी इतने ज्यादा कि काउंट भी नहीं किए जा सकते। उस केव में पहले से ही ढेर सारे मॉन्स्टर हैं जो मिनसोक को अपने भयानक चेहरों के साथ घूर रहे हैं, जैसे वो उनका रात का खाना हो। उसके डुप्लीकेट बॉडीज एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी अगर मेन बॉडी को मार भी दिया तो जब तक उसके डुप्लीकेट जिंदा हैं, ये वापस जिंदा हो जाएगा। हियरी सोच भी नहीं सकती कि वो इस ज़ॉम्बी का कैसे सामना करेंगे। उसे उम्मीद है कि मिनसोक के पास इस ओवर पावर्ड मॉन्स्टर से निपटने के लिए कोई चीट कोड होगा, और इसके जवाब में मिनसोक बस चुप रहकर स्माइल करता है क्योंकि वो कुछ ऐसा करने वाला है जो कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। मिनसोक अपना हाथ उठाता है और जमीन पर जोर से मारता है, जिससे वो केव टूट जाता है और तुरंत उसका रास्ता बंद कर देता है। हायरी उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है और अंदर मिनसोक एक एलीट लेवल ज़ॉम्बी के साथ बंद है। अंदर जाने से पहले उसने कैप्टन को बताया था कि इस डुप्लीकेशन को रोकने का एक ही तरीका है, इसे अंदर बंद करके तब तक मारना पड़ेगा जब तक एक भी मॉन्स्टर न बचे। और ये उसके शानदार प्लान का स्टार्ट है। वो उस केव के अंदर हर उस चीज को मार देगा जो हिल रही है। ये एक सुसाइड मिशन है, लेकिन मिनसोक को लगता है कि वो आसानी से जीत जाएगा और वो दिल से सोचता है कि इन ज़ॉम्बीज को यहाँ मारकर वो इन्हें अपना असली गुस्सा दिखाएगा। और इस तरह वो मॉन्स्टर्स के झुंड में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह गिर जाता है और सीधा मेन बॉडी को टारगेट करता है। उस खंडहर के अंदर युद्ध शुरू हो जाता है और हायरी को बस केव से हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो सच में हैरान है और मिनसोक के मॉन्स्टर्स जैसे कामों को समझ नहीं पाती। ये सोचते हुए उसे कर्नल के साथ हुई एक बहस याद आती है। उसे यकीन नहीं था कि उसकी टीम को मिनसोक का पूरा सपोर्ट करने का ऑर्डर दिया गया था। कर्नल ने साफ साफ कहा था कि ये बंदा सिर्फ ब्रिगेड का एक सर्वाइवर नहीं है, बल्कि इंसानियत के बचे रहने की आखिरी उम्मीद है। कर्नल के ये शब्द अब और भी सच लग रहे हैं। भले ही हियरी को इससे पहले गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली है। अचानक रेडियो ट्रांसमिशन में आवाज आती है और कैप्टन को एक रिपोर्ट मिलती है। उसका मुंह एकदम खुला रह जाता है जब वो ये अनाउंसमेंट सुनती है, जिसके बारे में आपको आगे जाकर बताया जाएगा। सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी में वो खंडहर अभी भी वैसा ही मिट्टी का ढेर लग रहा है। अचानक मिनसोक अपना खून से सना हाथ उसमें से बाहर निकालता है। उसने इन ज़ॉम्बीज को खत्म करने में 18 और अब ज़ॉम्बीज की आर्मी के बारे में सुनने के लिए रेडी हो जाओ। उस खंडहर में वाई मिलियन वॉरवसर 7000 ज़ॉम्बीज मरे गए और वो सब एक ही आदमी के हाथों खत्म हो गए। मिनसोक का शरीर भी काफी खराब हालत में लग रहा है, लेकिन वो आराम से अपने हाथ पैर को वापस ठीक करता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहता है।
इंसानियत का सबसे पावरफुल वेपन कोड ब्लैक ऑपरेशन को शानदार तरीके से पूरा करता है। सीन बेस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हायरी उस अनाउंसमेंट को सुनने के तुरंत बाद वापस भाग आई थी। उसे रेडियो ट्रांसमिशन में कहा गया था कि कर्नल की मौत हो गई है, या शायद उसे ऐसा लगा क्योंकि अगले ही पल वो देखती है कि ये कमीना कमांडर ऐसे बैठकर चिप्स खा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी बेटी को चिढ़ाता है कि वो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसने कोई भूत देखा हो। हेरी गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि कर्नल खतरे में है और वो उसकी मदद करने के लिए वापस आई थी। हैरान होकर ब्लू हॉक उसके मुंह पर हंसने लगता है। वो इतना हंसता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल ही उसने अपनी बेटी का गुस्सा देखा था जब उसने उसकी हर बात को इग्नोर किया था, और अब वही गुस्से वाली बेटी उसके लिए चिंता में वापस आ गई थी, ये सोचकर कि उसका मॉन्स्टर जैसा बाप शायद किसी मुसीबत में है। ये सब कमांडर के लिए बहुत मजेदार था, जबकि हेरी गुस्से से जल रही थी। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद उसे ये भी पता चलता है कि कर्नल ने बेस के सारे ज़ॉम्बीज को अकेले ही खत्म कर दिया था और उसे गियर की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसकी बहादुरी की वजह से ज़ॉम्बीज और ज्यादा वायरस नहीं फैला पाए और सर्वाइवर्स पूरी तरह सुरक्षित रहे। अपनी कामयाबी दिखाते हुए कर्नल बताता है कि उसे भी थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन मसले वाली कोई बात नहीं है। हेरी गुस्से में मुंह फेर लेती है और सोचती है कि वो बेवकूफ थी जो वापस भागी। कर्नल उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी उसकी जूनियर है और अपनी जुबान संभालकर बात करे। बात बदलते हुए कर्नल हेरी से पूछता है कि मिशन कैसा चल रहा है और वो अकेली क्यों वापस आई। आखिर मिनसोक भी तो उसके साथ मिशन पर गया था। कर्नल ये भी पूछता है कि क्या उन्होंने मेन बॉडी ज़ॉम्बी को खत्म किया। एक पल के लिए चुप रहकर हेरी को कर्नल के वो शब्द याद आते हैं जब उसने कहा था कि मिनसोक इंसानियत के लिए आखिरी उम्मीद है। और अब कैप्टन भी उसकी बात को सही से समझ चुकी है, क्योंकि अगले दिन सुबह हमारा हीरो बेस पर एक हीरो की तरह वापस आता है। लोग उसका जोश के साथ स्वागत करते हैं, जबकि हेरी भी आखिर में उसकी तारीफ करती है। तुम सब यकीन नहीं करोगे कि इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अगले दिन दोपहर तक कैप्टन अपनी पिकअप लाइंस प्रैक्टिस कर रही होती है, जैसे कोई नॉर्मल लड़की एक लड़के को इम्प्रेस करना चाह रही हो। वो बस मिनसोक से कैजुअल बात करना चाहती है, लेकिन उसे ये सब क्यूट काम करने की आदत नहीं है और वो गुस्से में फट पड़ती है। जब वो परेशान होकर नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही होती है, पास से गुजरने वाले सिपाही चुपके से ये सीन देखते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो अकेली क्यों खड़ी है। हेरी इस सब में इतनी खोई हुई होती है कि उसे उन सिपाहियों के बारे में पता ही नहीं चलता और वो बस सोचती है कि उसे मिनसोक से कैसे बात करनी चाहिए। वो सोचती है कि क्या उसे ये सब करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। कैप्टन को लगता है कि ऐसे करने से वो मिनसोक के किए हुए एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकती है। इसके अलावा उसे कोई और तरीका नजर नहीं आता। अचानक एक स्माइल के साथ वो मान लेती है कि मिनसोक ने सच में सबको बचाया है। तभी वो उसे अपने बाप के साथ बात करते हुए देखती है। वो सोचती है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। ये जानकर कि ये उसका मिनसोक से बात करने का बेस्ट चांस है, हेरी उनकी तरफ चलने लगी है, क्योंकि वो ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे वो चलते चलते उनसे जा मिली और इसी बहाने मिनसोक से बात भी कर लेगी। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचने वाली होती है, वो अपने बाप को मिनसोक के पागलपन भरे शब्दों पर शॉक होते हुए देखती है। ज़ॉम्बी एक्सपर्ट कहता है कि उसने जो कहा वो सब सच था और वो ब्रिगेड से जाने का प्लान बना चुका है। वो आज रात ही दामी के साथ चला जाएगा और ये बात कर्नल के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है। कर्नल इस बात को अच्छे से समझ जाता है कि ये बंदा सच में डेजोंग जाना चाहता है और भले ही वो उसे रोक नहीं सकता, वो उसे अपने फैसले पर दोबारा सोचने को कहता है, क्योंकि अगर एक और एलीट लेवल ज़ॉम्बी आ गया तो उनका बेस एक ही वॉर में खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि कमांडर चापुंग हो जैसा शक्तिशाली इंसान भी इस सबसे डरता है और मिनसोक से रिक्वेस्ट करता है कि जब तक वो खुद को संभाल नहीं लेते वो उनके साथ रहे। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट के बावजूद ये चिंतित बाप तीखे अंदाज में पूछता है कि आखिर वो वहां क्यों रुके। उसे ब्रिगेड की सुरक्षा या लोगों के जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। उसकी इन बातों से हेरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो साफ साफ कहता है कि उसका इन लोगों को बचाने का कोई प्लान नहीं है। ये बात हेरी को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो सामने आ जाती है और दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। गुस्से से फटते हुए कैप्टन पूछती है कि क्या वो सच में ऐसा सोचता है। हेरी की तरफ मुड़कर मिनसोक बिना डर के कहता है कि उसने जो कहा वो सब सच है। आखिर उसके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है और वो है उसकी बेटी दामी। ब्रिगेड के लोगों की उसे कोई परवाह नहीं है और वो ये बात उनके मुंह पर कहता है। गुस्से में आकर हेरी पलटकर तेजी से चली जाती है। ये है इस स्टोरी की डार्क रियलिटी, क्योंकि मिनसोक जानबूझकर अपने आप को एक मॉन्स्टर के रूप में दिखाना चाहता है ताकि हेरी उसे एक जालिम समझे। इसके पीछे एक खास कारण है। हर बार जब उसने अपनी रीइंकार्नेशंस में ए मार्ट में शेल्टर लिया तो उसके साथ एक ही चीज हुई, हेरी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। लेकिन इस बार वो ये कंफर्म करता है कि हेरी उसे सिर्फ एक मॉन्स्टर ही समझे। उसका प्लान काम कर जाता है, क्योंकि हेरी उससे नफरत करने लगती है। असल में मिनसोक ने उसे उनकी बात सुनते हुए देख लिया था और उसने इस मौके का फायदा उठाया ताकि वो ऐसी तीखी बातें बोल सके जो हेरी के दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स पैदा न होने दे। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि ये ही एक तरीका है जिससे वो हेरी को सुरक्षित रख सकता है। भले ही ये बात बोलने के बाद उसका दिल हल्का हो जाता है।
ऐसा लगता है जैसे कि कर्नल उसके दिल की बात पढ़ रहा हो। कर्नल मिनसोक को चेतावनी देता है कि हायरी को इस तरह दूर करना भी खतरनाक हो सकता है। वो उसे ये भी याद दिलाता है कि डायजोंग जैसी जगह भी इस जहन्नुम जैसी दुनिया में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, चाहे मिनसोक कुछ भी कर ले। सच्चाई ये है कि कर्नल को लगता है कि उन्हें इस बेस को और शक्तिशाली करने पर फोकस करना चाहिए, ताकि ये इंसानियत का सबसे स्ट्रॉन्ग शेल्टर बन सके। उसकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और मिनसोक खुद को इस ऑफर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि वो दोनों ही हद से ज्यादा शक्तिशाली हैं और एक साथ मिलकर ये किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। लेकिन आखिर में कोई भी सच्चाई से दूर नहीं भाग सकता। मिनसोक और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हर पिछली जिंदगी में एलीट लेवल ज़ॉम्बी स्लाइडर अपोकलिप्स के 10 साल बाद आया था, लेकिन अब ये सिर्फ 10 दिन में ही आ गया। इस बात से कंफर्म हो जाता है कि ये टाइमलाइन कितना खतरनाक बन रहा है। इसका मतलब है कि जल्दी ही और एलीट लेवल ज़ॉम्बीज आएंगे, और जब ऐसा होगा तो उनके पास खुद को संभालने का समय भी नहीं होगा और वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इसके बाद किस टाइप के मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। मिनसोक अपनी बात पर वापस आता है और एक बार फिर बोलता है कि वो आज रात ही बेस छोड़कर डेजोंग के लिए निकल जाएगा। रात होने पर सीन एक खंडहर बने हुए शहर की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसके शरीर से दांत निकल रहे होते हैं और उसकी ढेर सारी आंखें भी हैं। ये एक और एलीट लेवल का मॉन्स्टर लगता है जो अपने डुप्लीकेट्स को भेज रहा है ताकि आने वाले इंसानों को मार सके। लेकिन मिनसोक अपने माइटी रोड रोलर के साथ आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो एक परफेक्ट इटालियन पिज्जा बना सके, और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देता है। सीन वापस उस मीटिंग की तरफ शिफ्ट होता है जो कमांडर और मिनसोक के बीच हो रही थी, जब वो डेजोंग के लिए जाने को रेडी था और कर्नल को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। तभी मिनसोक ने कर्नल को एक ऑफर दिया और हमेशा की तरह कमांडर ने वही किया जो वो करता आ रहा था। इस सफर में मिनसोक अकेला नहीं है, उसके साथ हैवी ड्यूटी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। टैंक्स अपनी पूरी शक्ति के साथ अटैक करते हैं ताकि आगे बढ़ना आसान हो जाए और आसपास के मॉन्स्टर्स को आसानी से खत्म कर देते हैं। मिनसोक ने कमांडर की क्यूरियोसिटी को और भड़काते हुए कहा कि वो खुद जाकर देखें कि क्या सच में एक परफेक्ट शेल्टर बन सकता है या नहीं। कमांडर चाह मजे में मिनसोक की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन मिनसोक का ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर होता है जो उस समय उनके साथ ही थी। वो अपनी बेटी को देखकर वैसे ही स्माइल करता है जैसे वो हमेशा करता था। इस तरह डेजन शेल्टर की खोज शुरू होती है जिसमें मिनसोक इस टीम को लीड कर रहा होता है, क्योंकि इंसानियत का जिंदा रहना अब इस मिशन पे डिपेंड करता है। उस दिन एक तेज तूफान चल रहा होता है। तभी अचानक पानी से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि सस्पेंशन ब्रिज भी छोटा लगने लगता है। इस मॉन्स्टर का बड़ा साइज एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक एलीट ज़ॉम्बी है जिसका नाम विस्कस है। इस बड़े से ज़ॉम्बी की मेन एबिलिटी है उसका जहरीला शरीर जो हर जगह से जहर छोड़ता है, और अगर कोई उसके शरीर को टच भी कर दे तो वो जलकर राख हो सकता है। कर्नल तुरंत मिनसोक से सजेशन मांगता है क्योंकि ये एकमात्र ब्रिज है जो डेजन तक जाता है। मिनसोक बताता है कि ये ज़ॉम्बी रात में ज्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी इसकी वीकनेस है, क्योंकि इससे ज़ॉम्बी की स्किन सख्त हो जाती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। उस समय वो ज़ॉम्बी के सिर पर लगे स्पाइक्स को काट देंगे जिससे वो मर जाएगा। अभी तूफान तेज है, इसलिए उन्हें 2 घंटे वेट करना होगा जब तक सूरज निकल ना आए। कमांडर एक स्काउट भेजता है जिससे उसे पता चलता है कि इस एरिया में कोई और ज़ॉम्बी नहीं है, इसलिए वो अपनी टीम को आर्मर रेडी करने का ऑर्डर देता है। इस दौरान एक सिपाही मिनसोक पर शक करने लगता है और कहता है कि रियो मिनसोक उसे अजीब लगता है। उसे ये समझ नहीं आता कि उसके पास ज़ॉम्बीज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है। भले ही वो एक्सपर्ट है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने अपोकलिप्स को पहले से एक्सपीरियंस किया हो। यहाँ तक कि उनका कमांडर भी उसकी बात मान रहा है। ये बंदा कमांडर के खिलाफ बातें करने लगता है बिना ये जाने कि गीगा चैट कमांडर उसके पीछे खड़ा है। वो अपनी थ्योरीज बनाता रहता है जब ब्लू हॉक उसके चेहरे के सामने आता है। उसके बाद सिर्फ उस बंदे की चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि कमांडर उसे उसकी बेइज्जती करने के लिए पनिशमेंट दे रहा होता है। दूसरी तरफ अगर मिनसोक की बेटी के बारे में बात करें तो दामी को लंबे समय तक बैठने की वजह से कमर दर्द हो जाता है। उसे लगता है जैसे वो कोई डिसेबल्ड बुढ़िया है। तभी उसका बाप चुपके से उसके पास आता है और उसे डरा देता है। घबराकर वो छतरी गिरा देती है और उस पे चिल्लाती है कि उसने उसे ऐसे क्यों डराया। ज़ॉम्बी पापा उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता है, जबकि दामी कहती है कि वो अभी भी उसके नए चेहरे को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। ये सुनकर वो चिंतित हो जाता है और उससे माफी मांगता है कि वो अब उसका असली बाप जैसा नहीं दिखता। ये सुनकर दामी शॉक्ड हो जाती है और चुपके से वहां खड़ी रहती है। मिनसोक अचानक शर्मिंदा सा हो जाता है और कहता है कि वो इतना बदल चुका है कि शायद दामी अब उसे अपना बाप नहीं मानती। वो अपने आप को मजाक मजाक में अजीब कहता है और दिल ही दिल में खुद को गालियां भी देता है। अंदर से मिनसोक एक सवाल पूछने के लिए तड़प रहा है, एक सवाल जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि दामी ने उसे अपने बाप के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया। इतने बड़े मॉन्स्टरस चेंज के बाद भी वो आखिर उसे अपना बाप कैसे मान रही है। उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए दामी अपने बाप से कहती है कि उसकी आंखें अभी भी वैसी ही हैं। ये बात मिनसोक को अजीब लगती है क्योंकि उसकी आंखें अब लाल हैं, तो वो समझ नहीं पाता कि दामी क्या कह रही है। लेकिन अपना स्नैक खाते हुए वो उस दिन के बारे में बताती है जब उसकी माँ दोनों को छोड़कर चली गई थी। तब वो सिर्फ 7 साल की थी और अपने बाप का हाथ जोर से पकड़कर खड़ी थी। उस समय भी
उसे याद है कि मिनसोक की वही प्यारी आंखें थीं, वो आंखें जो हमेशा उसे मासूम और बेचारी बच्ची समझती थीं। ऐसा लगता था जैसे उसका बाप हमेशा से खुद से शर्मिंदा है और दामी से माफी मांगना चाहता है। हर बार जब वो उसकी आंखों में देखती थी उसे गुस्सा आता था, क्योंकि असल में सबसे ज्यादा बेचारा तो मिनसोक था, जो उसके लिए एक परफेक्ट डैड बनने की कोशिश करता था। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ज़ॉम्बी अपोकलिप्स इतना फैल गया कि उनके घर के दरवाजे तक आ पहुंचा। तभी एक अजनबी आदमी खून में डूबा हुआ उनके घर में घुस आया था। पहले तो वो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर उसने वही आंखें देखी, वही प्यारी आंखें जो उसे ऐसे देखती थीं जैसे वो दुनिया की सबसे नाजुक और प्यारी चीज हो। थोड़ी देर बाद आखिरकार सुबह हो जाती है और उस जायंट ज़ॉम्बी का शरीर सूरज की रोशनी में सख्त हो चुका होता है, जैसे कोई पत्थर हो। कमांडर सबको रेडी करता है और फायर करने का ऑर्डर देता है। ढेर सारी फायर पावर के साथ अटैक शुरू होता है, जो मॉन्स्टर के शरीर को तोड़ देता है। ये जहरीला ज़ॉम्बी दर्द के मारे चीखता है। इस सबके बीच उसे पता ही नहीं चलता कि मिनसोक साइड से छलांग लगा रहा है, जैसे उसके अंदर लीवाई एकरमैन की आत्मा आ गई हो। मिनसोक अपने 2 ब्लेड से वार करता है और मॉन्स्टर के सिर को बीच से काट देता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसकी इस कमाल की शक्ति को देखकर उसके हेटर्स के मुंह बंद हो जाते हैं। कमांडर आगे आता है और उस सिपाही को समझाता है कि उसका मिनसोक पर शक गलत था, लेकिन जो उसने अभी सबके सामने किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अचानक उस ज़ॉम्बी का शरीर एक जोरदार स्प्लैश के साथ पानी में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, और उसकी डेड बॉडी के ऊपर मिनसोक एक हीरो की तरह खड़ा होता है, जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद और अपोकलिप्स से लड़ने का सबसे बड़ा वेपन बन चुका है। यहाँ तक कि ब्लू हॉक भी चिल्लाता है कि उनके पास मिनसोक के अलावा जिंदा रहने का और कोई रास्ता नहीं है। ये सीन मिनसोक को उसकी पिछली जिंदगी के अपोकलिप्स की याद दिलाता है। उस समय उसे डेजन तक पहुंचने में 378 दिन यानी 1 साल से ज्यादा समय लग गया था, लेकिन अब इस नई जिंदगी में वो और उसके साथी सिर्फ 14 दिन में डेजन तक पहुंच गए हैं। आखिरकार हर मुश्किल और तकलीफ को सहने के बाद मिनसोक और उसके साथी ऑफिशियली डेजन पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जब अपोकलिप्स का तीसरा दिन था, डेजन के एक हिस्से में ज़ॉम्बीज ने तबाही मचानी शुरू कर दी थी, लेकिन एक शानदार स्पेशल फोर्स ने उन्हें जल्दी ही खत्म कर दिया। ऑपरेशन के कमांडर ने डिफेंस लाइन को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद जश्न मनाया। इसी दौरान उन्हें पता चला कि दूसरे शहरों की फोर्सेस ज़ॉम्बीज के अटैक को रोक नहीं पाई और उनके शहर तबाह हो गए हैं। एक ही शहर है जो तबाही से बच गया है, और वो था डेजन शहर। हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों का अपनी बाकी फोर्सेस से कॉन्टैक्ट भी टूट गया था। ये जान कमांडर गुस्से में अपना डेस्क तोड़ने लगता है जब उसे पता चलता है कि हालात और भी खराब हो चुके हैं। उसे पता था कि ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इतने बड़े डिजास्टर का सामना करना मुश्किल था जब बाकी सब एरियाज पहले ही तबाह हो चुके थे। ऐसा लगता है कि ये साउथ कोरिया का अंत है, लेकिन कमांडर को डेजन से अब भी काफी उम्मीद है, क्योंकि न सिर्फ वो जिंदा बच सके हैं बल्कि उन्होंने अपनी डिफेंस लाइन को भी पक्का कर लिया है। ये सब ब्लू हॉक फोर्स के टीम लीडर अल्फा की वजह से हुआ है। तभी अल्फा ने कमांडर से आगे बढ़ने के लिए अप्रूवल मांगा। कमांडर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने उन्हें परमिशन दे दी। उसने अल्फा को पूरा मिशन कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया। टीम लीडर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लग गया। गियू ही एक ऐसा इंसान है जिस पर वो इस समय भरोसा कर सकते हैं। अगर वो अपोकलिप्स के तबाही का सामना कर सके तो डेजन सिटी बचा रहेगा। लेकिन तभी टीम लीडर की आंखें डर के मारे फट जाती हैं जब उसे टावर के ऊपर कुछ हिलता हुआ दिखता है। ये एक अजीब सा मॉन्स्टर था जिसका शरीर एक बॉडी बिल्डर की तरह था, लेकिन उसका फेस एक भयानक ज़ॉम्बी जैसा था। उसकी लाल आंखें नीचे खड़े इंसानों को घूर रही थीं। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि मिनसोक का क्या रिएक्शन होता है। कमांडर को यकीन नहीं होता कि क्या वो जो देख रहा है वो सच है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये वो जगह है जिसको ज़ॉम्बी एक्सपर्ट इंसानियत की आखिरी उम्मीद मान रहा था। चिंता करने की जरूरत नहीं, ये कोई जंप स्केयर नहीं है, क्योंकि डेजन सच में पहले से भी ज्यादा बेहतर दिख रहा है। कमांडर को अब समझ आता है कि मिनसोक इस जगह के बारे में इतना क्यों बोलता था। ये जगह सच में उनके लिए सबसे बेहतर जगह है। यहाँ तक कि सिपाही भी हैरान है कि कैसे ये शहर अपनी जगह पर टिका हुआ है। ये सच में अजीब बात है। इस दौरान दामी अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है कि उसका डेजन के बारे में अंदाजा बिल्कुल सही था, लेकिन वो ये देखकर डर जाती है कि मिनसोक गुस्से में है जबकि ये खुशी का मोमेंट होना चाहिए। वो चिंता में पड़ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि मिनसोक क्यों इतना गुस्सा है। मिनसोक को दूर से ही एहसास हो जाता है कि इस जगह में कुछ गलत है। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कोरिया का हर शहर अपोकलिप्स के शुरू होने के बाद तबाह हो गया था। डेजन भी उन शहरों में शामिल था, लेकिन बाद में इस शहर ने अपनी डिफेंस फोर्सेस के साथ कंट्रोल वापस ले लिया। जब मिनसोक अपनी 99 में यहाँ था तब सिर्फ कुछ ही एरिया सिक्योर थे और अभी भी बहुत सी जगह पर ज़ॉम्बीज का राज था। लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित और चमक रही है, और पहले से भी बेहतर डिफेंसेस के साथ। जो काम पूरे 10 साल में नहीं हो पाया था वो सब सिर्फ 14 दिन में हो गया था। इसी वजह से मिनसोक को कुछ गलत लगने लगता है। एक अजीब सा डर उसे परेशान कर रहा है। वही सिक्स्थ सेंस जो 100 बार मरने के बाद उसे सही रास्ता दिखाती थी, अब उसे चीख कर बता रही है कि कुछ तो गलत है।
अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए मिनसोक दामी को पुकारता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसके पास रहे। ये एक अजीब सा ऑर्डर है जो दामी के दिल में डर पैदा कर देता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि उसके पापा को इतना डर क्यों लग रहा है। कमांडर अपने सिपाहियों को रेडी होने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो और समय बर्बाद नहीं कर सकते। वो शहर के अंदर जाना चाहता है। अचानक एक सिपाही उसे अलर्ट करता है और एक प्रॉब्लम के बारे में बताता है। वो कमांडर को टैबलेट दिखाता है और कहता है कि एक अजीब चीज देखने को मिली है। जब वो सेजोंग एरिया से गुजरे थे तब उन्होंने एक बड़ा सा ओपन एरिया देखा था। उस समय उसने उस एरिया की तरफ देखा और कुछ अजीब सी चीज दिखी। वहां बड़ी बड़ी लाइंस बनी हुई थी जैसे किसी ने उन्हें बनाया हो। ये अजीब रिपोर्ट कमांडर को परेशान कर देती है। ये लाइंस इतनी बड़ी थी कि इंसान की आंख उन्हें समझ नहीं सकती थी, इसलिए सेफ्टी के लिए उसने एक ड्रोन हवा में भेजा। जो रिकॉर्डिंग वापस आई वो चौंका देने वाली थी। ब्लू हॉक उस बड़ी सी ड्राइंग को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। घबराते हुए मिनसोक उसे धक्का देकर टैबलेट छीन लेता है। वो बदतमीजी से टैबलेट ले लेता है, जिससे कमांडर को गुस्सा आता है कि उसने अचानक ऐसा क्यों किया। मिनसोक टैबलेट को गौर से देखता है। मिनसोक टैबलेट देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है जब उसे इस सब का असली मतलब समझ आता है। डेजन के एक्सपो टावर पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। एक आंखों पर पट्टी बांधे हुआ बंदा वापस आता है और रिपोर्ट करता है कि 10 अजनबी लोग आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही जांच करने के लिए एक रिकॉन टीम भेजी है उनकी। अपने ऑफिस में खड़ा लीडर उसे ऑर्डर देता है कि वो उनकी अच्छी खातिरदारी करे और सही सलामत उसके सामने लाए। मिनसोक उस बड़ी सी ड्राइंग की तरफ देखता है। ये उसी देवी की तस्वीर है जिसने उसे 100 जिंदगियां दी थीं। उस समय मिनसोक को नहीं पता था कि उसकी सिक्स्थ सेंस इतना चीख क्यों रही थी, लेकिन अब उसे फाइनली समझ आ गया। डेजन के इस सुरक्षित शेल्टर में, जिसको वो इतनी शिद्दत से पाना चाहता था, एक ऐसा मॉन्स्टर छुपा हुआ है जो एक बड़ी तबाही का कारण बनने वाला है। 2 हफ्ते पहले लोगों ने अपने प्यारों को इस तबाही में खो दिया था, जब उनकी सारी उम्मीदें टूट गई थीं और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। शहर का मेयर एक्सपो टावर के ऊपर खड़ा था, एक ऐसा इंसान जो खुद को बैग दोयुन कहता था। अचानक वो बंदा टावर से नीचे जंप करता है और एक सुपर हीरो जैसी लैंडिंग करता है। उसकी ये एंट्री देखकर लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। डोयुन उनका आइडल बन जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये आंखों पर पट्टी बंधा हुआ मिस्टीरियस इंसान आखिर क्या चीज है। ये आदमी उन्हें उनकी हालत के बारे में बताता है और कहता है कि इंसानियत जल्द ही खत्म होने वाली है, लेकिन इसके साथ वो कहता है कि डेजन और इसके वासियों को जश्न मनाना चाहिए क्योंकि वो जिंदा हैं। लोग जोश में आकर चीखने लगते हैं। शांत होने के बाद बैग दोयुन लोगों से बात करता है और कहता है कि उनका जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था, बल्कि वो उन्हें स्पेशल कहता है। वो स्पेशल लोग जो इंसानियत को आगे लेकर चलेंगे। लोग उस मेयर की पूजा करने लगते हैं जैसे वो कोई देवता हो और उसके लिए रो पड़ते हैं। कुछ लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उनके जिंदा रहने का कारण है। मेयर एक आखिरी बात के साथ उन्हें यकीन दिलाता है कि वो डेजन के लोगों को कभी मरने नहीं देगा, और तो और वो इस शहर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। उसकी ये स्पीच लोगों के दिल में जोश भर देती है, जबकि मिनसोक और उसका ग्रुप शॉक में खड़ा ये सब देखता रहता है। कमांडर समझ नहीं पाता कि क्या ये वही डेजन है जिसका मिनसोक ने हमेशा से सपना देखा था, लेकिन मिनसोक इस बात को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि ये पहली बार है जब उसने लोगों को किसी के लिए इतनी पूजा करते देखा है। ये आदमी खुद एक सीक्रेट है, यहाँ तक कि मिनसोक को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसकी पिछली जिंदगी में डेजन की सबसे शक्तिशाली डिफेंस फोर्स ब्लू हॉक यूनिट थी, लेकिन अब तो वो भी रोबोट्स की तरह खड़े हुए हैं जैसे कोई नॉर्मल लोग हों। सबसे बड़ी बात, एक फेमस इंसान वहां नहीं था, और वो था डिफेंस फोर्स का लीडर अल्फा, जिसको शिंजी वू के नाम से जाना जाता था। सिर्फ 14 दिन में बहुत सी चीजें बदल चुकी थीं, जिससे शहर का फ्यूचर पूरी तरह बदल गया था। बैग दोयुन एक ऐसा मिस्ट्री था जिसको समझना जरूरी था। इस 2 नंबर मेयर ने लोगों के सामने एक और अनाउंसमेंट किया, जिसमें उसने जश्न का दिन बताया। वो उन्हें उस देवी का शुक्रिया अदा करने का कहता है जिसने उनके शहर की रक्षा करने लिए नए लोग भेजे हैं। मिनसोक के ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए वो उनका स्वागत करता है और उन्हें स्टेज पर बुलाता है। तभी अचानक कोई स्मोक ग्रेनेड उस पर फेंकता है, और जैसे ही वो ग्रेनेड फटता है आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है। मिनसोक और बाकी लोग खांसने लगते हैं, जबकि कमांडर पंग हो उन्हें मुंह बंद करके नीचे बैठने को कहता है। मिनसोक अपनी बेटी की तरफ देखता है। वो चिंता में कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो, लेकिन खुशकिस्मती से वो बिल्कुल ठीक है। ये स्मोक ग्रेनेड एक और ऐसी चीज है जिसका मिनसोक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो अपनी आंखों से उस इंसान को ढूंढने लगता है जिसने ये फेंका था। अचानक मिनसोक की नजर एक अजीब चीज पे पड़ती है। वो मेयर को धुएं में खांसता हुआ देखता है। धुएं की वजह से वो बेहोश होने वाला होता है और मरने के करीब होता है। अचानक उसके पीछे एक मास्क पहना हुआ सिपाही आता है जो उसके सिर पर गन रखता है। ऐसा लगता है कि वो बस अभी ट्रिगर दबाकर उसे मार देगा। वो बंदा कोई और नहीं, डिफेंस फोर्स का कैप्टन शिंजी वू है। मेयर को पता चल जाता है कि उसके सिर पर गन रखी हुई है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ट्रिगर दब जाता है और वो सबके सामने मार दिया जाता है। लोग अपनी आंखों के सामने उसका खून होता देखते हैं। डोयुन का शरीर जमीन पर गिर जाता है और ढेर सारा खून बहने लगता है। ब्लू हॉक यूनिट के सिपाही अपने लीडर को उसकी इस गद्दारी के लिए तुरंत पकड़ लेते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ये काम उनके अपने टीम लीडर ने किया है। मिनसोक ये सब देखता है और
जीवू को ऐसे हाल में देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता। जीवू लोगों से कहता है कि वो इस जादू से बाहर निकलें और होश में आएं। वो उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक भ्रम है, क्योंकि बैक दोयुन ने शुरू से ही उन्हें धोखा दिया था। उसी समय मरा हुआ मेयर अचानक जिंदा हो जाता है। उसका सिर पर गोली का घाव अभी भी है, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अल्फा के इतने समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का मेयर पर भरोसा इतना पक्का है कि वो उसे अपना देवता समझते हैं और जीवू को पनिशमेंट देने के लिए जोर से चीखते हैं। सीन एकदम बदल जाता है और अल्फा जीवू को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। उसके सामने सब उसे जान से मारने के लिए चीख रहे होते हैं, लोगों से बात करते हुए। वो पागल मेयर उनके भरोसे का गलत फायदा उठाता है। वो कहता है कि ये लोग ही उसे मौत के मुंह से वापस लाए हैं। वो उन्हें चमत्कारी शहर के लोगों के नाम से बुलाता है और उन्हें झूठे सपने दिखाता है। लोग सच में मान लेते हैं कि उनका देवता उन सबकी मदद कर रहा है। डू युन खुल्लम खुल्ला एक नए इतिहास का ऐलान करता है, जिसका नाम है दी अनटचेबल लाइट रखता है। पागलपन में डूबे लोग जोश के साथ जश्न मनाने लगते हैं, जबकि मिनसोक और उसका ग्रुप ये सब ड्रामा देखते रहते हैं। मिनसोक धीरे धीरे समझ जाता है कि ये चमत्कारी शहर असल में धोखेबाजों का शहर है।